हे गाइस, दिस इज मोहित शर्मा। कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो करने वाले हैं स्टार्ट हमारी फाइनल रिवीजन। सर, फाइनल रिवीजन मतलब? फाइनल रिवीजन का मतलब ये कि आज से जो है वो एग्जाम को रह गए हैं टोटल मिला के 10 दिन। मान लो 12 तारीख से पेपर स्टार्ट होता है तो आज हो गया 2 तारीख, तो 2 तारीख से लेके और 11 तारीख तक हमारे पास में 10 दिन है, क्योंकि 12 को तो पेपर ही है। तो हम लोग जो इन 10 दिनों में क्या करने वाले हैं, आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं आप वैसे ही करते रहिए, कुछ उसमें ज्यादा चेंजेस मत कीजिएगा। लेकिन हम जो है वो आपके लिए लेके आ रहे हैं इन 10 डेज के अंदर जो है हर यूनिट के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज और प्रीवियस एमसीक्यूज जो है वो हम लेके आ रहे हैं। हर यूनिट के क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेंगे, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर नंबर 2 हो। ठीक है, तो 10 दिनों में 10 यूनिट के एमसीक्यूज जो है वो आपको मिलने वाले हैं विद सॉल्यूशन में आपको जो है वो प्रोवाइड करवाऊंगा। इसके अंदर जो है पहले क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन क्या बोलता है, फिर उसका जो सॉल्यूशन है वो हम देखेंगे, और इसका जो सोल्ड पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो शुरुआत करें इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स के टोटल मिला के आई थिंक कोई 123 क्वेश्चन जो है वो हम रिवाइज जो है वो करने वाले हैं आज के वीडियो के अंदर। और कल जो है वो हम करेंगे आईबी के, परसों करेंगे अकाउंट्स के, फिर इको के। इस तरीके से हम लोग जो है पूरा का पूरा जो अपना हर यूनिट को, कॉमर्स के हर यूनिट को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉमर्स के 10 यूनिट है, 10 दिन है हमारे पास में। तो आज इनकम टैक्स से हम लोग जो इसकी शुरुआत कर रहे हैं, और साथ में पेपर नंबर 1 भी जो वो साथ साथ में हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आपने इनकम टैक्स, मैंने उसके दोनों के दोनों रिवीजन वीडियो जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दी है। आपने अगर वो देख लिया, नहीं देखा तो पहले उसको देख लो, पूरा इनकम टैक्स रिवाइज करो, देन उसके बाद ये क्वेश्चन लगाओ, पूरा का पूरा इनकम टैक्स आपका पैक हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन जो है वो जरूर करके जाइएगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन मैंने पिछली बार जो करवाए थे वो क्वेश्चन भी जरूर करके जाना। हर यूनिट के लगभग कोई 250 क्वेश्चंस हैं, तो वो भी बहुत मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। तो 250 क्वेश्चन वो हो गए, 100-200 क्वेश्चन ये हो गए। अगर हर यूनिट के 500 क्वेश्चन भी आप करके जाते हो, इससे बार फिर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है ना? तो ये फाइनल रिवीजन है हमारा। 11 तारीख तक आप डेली जो है वो एक हर यूनिट का जो है वो आपका एमसीक्यूज जो है वो आपको मिलने वाला है। तो आप बढ़िया तरीके से इसको जो है वो तैयारी कीजिए। अभी जो पैटर्न आपने चला रखा है उसी पैटर्न को फॉलो करना, उसके अंदर ज्यादा कोई चेंजेस मत करना। ये एमसीक्यू जो है वो आप लगाना जब आप खाली बैठे हो, स्पेशल टाइम निकालने की जो है वो कोई भी जरूरत नहीं है। तो मैं आपको स्पेशली ये बोल रहा हूं, जिस पैटर्न से आप काम करते आ रहे हो उसी पैटर्न से काम करना। अगर अब इस लास्ट मोमेंट पे अगर आप अपने टाइम टेबल के अंदर ज्यादा चेंजेस करोगे ना तो काम खराब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, ये जो मैं एमसीक्यू सीरीज जो आपके लिए लेके आ रहा हूं, ये आप लगाइए अपने स्पेयर टाइम में, जिस टाइम आप खाली बैठे हो, आपको कुछ अभी काम नहीं है, तो उस टाइम पे आप जो है बस सीधा ईयरफोन लगाइए, मोबाइल सामने रखिए और अपना वीडियो लगा लीजिए। और उसके बाद में एक बार जो है वो पीडीएफ से जो है वो क्वेश्चन को ड्रैग करके जो है वो देख जाना, बात बन जाएगी अपने। ठीक है ना? तो स्पेशल इसको वक्त देने की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपना पूरा टाइम जो है अपने कंटेंट को दीजिए, पूरा आपका टाइम जो रिवीजन को दीजिए। एक्स्ट्रा कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। मैं खुद बोला, चाहे मैं खुद वीडियो डाल रहा हूं, लेकिन देखिए मैं व्यूज का मेरा कोई चक्कर नहीं है। मेन बात यह है आपका लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो अभी बच्चा जो है वो मान लीजिए बना के बैठे है पूरा सिस्टम कि भाई मुझे इतने से इतने बजे तक जो है ये चैप्टर रिवाइज करना है, ये करना है, और बीच में अगर मैं अपना बताना शुरू कर दूं कि नहीं मेरे वाली वीडियो लगाओ और यही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल हो जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आपका सिस्टम सारा फेल हो जाएगा। तो इसीलिए जो आपने अपना टाइम टेबल बना रखा है उसी के अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। जो भी एमसीक्यूज की वीडियोस हैं वो आप लगाइए लास्ट में जाकर के, जब आपके पास में ऐसा ही हो जाए कि भाई अब मेरे को सोने का मन कर रहा है, या फिर अगर आप बोरियत महसूस कर रहे हैं, तो आप एमसीक्यू लगाना स्टार्ट कर दो, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है ना? जो कोर आपका जो कंसंट्रेशन है वो आपका किसके ऊपर होना चाहिए, कंटेंट पे होना चाहिए, सिलेबस के ऊपर होना चाहिए। तो पूरा सिलेबस करके जाइएगा, और साथ में सारे एमसीक्यूज जो है वो भी साथ साथ में करके जाना। रिवीजन वीडियो जरूर लगा लेना। बहुत सारे सब्जेक्ट की रिवीजन वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। इसके अलावा मैनेजमेंट की और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की और ऑडिटिंग की, इनकी रिवीजन वीडियो भी मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूंगा, तो वो भी आप जरूर देख लेना, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है ना? तो अभी तक हम आईबी की कर चुके हैं रिवीजन वीडियो, अभी तक अकाउंट्स हम पूरा कर चुके हैं, हम इकोनॉमिक्स कर चुके हैं, हम टैक्सेशन कर चुके हैं, हम बिजनेस फाइनेंस कर चुके हैं। तो ये सब रिवीजन वीडियो हमने कर भी लिया, तो इसको आप जरूर देखिए, और साथ में एमसीक्यूज डेली बेसिस पे एक यूनिट का लगाइए, पूरा पैक कर लीजिएगा। ठीक है ना जी सर? तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने एमसीक्यू नंबर 1 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा गाइस है अपना कि मिस्टर जेम्स एक सिटीजन है यूएस के, वो इंडिया के अंदर आए फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जो वो इंडिया में आए 1 जुलाई 2021 को, और उन्होंने जो है वो नेपाल के लिए एंड लेफ्ट फॉर नेपाल, और फिर वो नेपाल चले गए 15 दिसंबर 2021 को। उसके बाद दोबारा से इंडिया में आ गए हैं 1 जनवरी 2022 को, और उसके बाद उन्होंने जो है वो इंडिया में स्टे किया है टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब 31 मार्च 2022 तक उन्होंने जो है वो इंडिया के अंदर क्या किया, स्टे किया। तो इसके बेस पर आपको बताना है कि उनका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है 2021-22 का वो क्या रहने वाला है। सॉरी 2021-22 बोल रहा हूँ, 2023-24 का, एक मिनट,
22-23 का उनका जो रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो क्या होने वाला है वो आपको बताना है। तो देखिएगा, रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक करने के लिए सबसे पहले हमारी जो है वो आती है बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन टोटल मिला के जो है वो कितनी है, 2 है। पहली बेसिक कंडीशन जो है वो क्या बोलती है कि अगर एसएससी जो है वो उसने प्रीवियस ईयर के अंदर कम से कम जो है वो 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में स्टे किया। और दूसरी बेसिक कंडीशन ये है कि एसएससी ने प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन और उससे पीछे के 4 सालों में कम से कम 365 दिन इंडिया के अंदर क्या किया हो, स्टे किया हो। तो इन दोनों में से अगर एक भी बेसिक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर उसमें एसएससी को जो है वो क्या बोल दिया जाता है, एसएससी जो है वो क्या बन गया, रेसिडेंट। लेकिन अब रेसिडेंट के अंदर 2 कैटेगरी आती है, एक आता है ऑर्डिनरी और एक आता है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। उसके लिए आती है आपकी एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है आपकी कि एसएससी ने जो है वो प्रीवियस ईयर से पीछे के 4 सालों में प्रीवियस ईयर से पीछे के 10 सालों में कम से कम 2 साल जो है वो क्या रहो, रेसिडेंट रहो। और पीछे प्रीवियस ईयर से पीछे के 7 सालों में कम से कम 730 दिन इंडिया में क्या किया, स्टे किया हो। वो कंडीशन तो यहाँ पे एप्लीकेबल है नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि एसएससी जो है उसने बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई किया लेकिन एडिशनल कंडीशन कोई भी सेटिस्फाई नहीं किया। तो फिर वो जो है मतलब बेसिक कंडीशन कैसे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में 182 दिन इंडिया में स्टे किया। आप ये देखो वो आया कभी हमारे यहाँ पे 1 जुलाई 2021 को आया, ठीक है, और फिर 15 दिसंबर तक रहा और उसके बाद में वो फिर 1 जनवरी 2022 को फिर आ गया और कब तक रहा, 31/3 तक रहा। तो 1 जुलाई से लेकर के 15 दिसंबर तक जो है वो टोटल मिला के कितना हो गया, 168 डेज हो गया, ठीक है। और उसके बाद में जो है अगर आगे हम देखते हैं कि 1 जनवरी से 31 मार्च तक जो है वो कितना हो गया, 90 दिन हो गए। तो टोटल मिला के 258 दिन जो है वो उसने इंडिया में क्या किया, स्टे किया। तो मतलब पहली बेसिक कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई। तो उसका स्टेटस जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, जो ये पर्सन है मिस्टर जेम्स, ये कौन है, वो रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो आंसर जो आएगा फर्स्ट का डेट इज बी। आगे बढ़िए, द वैल्यू ऑफ फ्री अकोमोडेशन दिल्ली, सैलरी जो आपका सैलरी हेड है उसके अंदर जो है वो हम लोग ये देखते हैं कि रेंट फ्री अकोमोडेशन हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो आता है सैलरी से, बोलता है द वैल्यू ऑफ द फ्री अकोमोडेशन दिल्ली प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर इन द प्राइवेट सेक्टर इज। अगर मान लो अकोमोडेशन जो है वो दिल्ली में प्रोवाइड करवाया गया तो उसका जो है वो कितना वैल्यू जो है हम लेके चलते हैं, वो रेंट फ्री हाउस का जो है वो कितना वैल्यू जो है वो हम लोग लेके चलते हैं। तो दिल्ली की पॉपुलेशन, हम यहाँ पे ना रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू हम लेते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर 10 लाख से कम पॉपुलेशन है तो 7.5, 10 से ऊपर 15 तक है तो फिर 10 लाख तक पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन वाला सीन रहेगा ना। तो वहां पे दिल्ली की पॉपुलेशन जो है वो क्या है, 25 लाख से क्या है, ज्यादा है। तो वहां पे जो आपका रहेगा आंसर दैट इज 15% ऑफ सैलरी। तो ये बात ध्यान रखना। और यहाँ पे स्पेशल बोला है प्राइवेट सेक्टर। अगर प्राइवेट सेक्टर की जगह जो है वो क्या होता, अगर यहाँ पे गवर्नमेंट होता तो गवर्नमेंट के लिए रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए होती है लाइसेंस फीस, ये बात ध्यान रखना। तो लाइसेंस फीस का जो फंडा रहता है वो ये कि गवर्नमेंट एडवांस के अंदर जो है वो लाइसेंस फीस को क्या करती है, प्रिस्क्राइब कर देती है। और उसके हिसाब से जो है फिर क्या होता है, अपना जितना भी गवर्नमेंट लाइसेंस फीस प्रिस्क्राइब कर दिया वो उस एम्प्लॉय के लिए जो है वो क्या हो जाता है, टैक्सेबल। बट यहाँ पे जो है वो ऐसा नहीं है। तो इसको आप ध्यान रखना कि रेंट फ्री अकोमोडेशन में अगर मान लीजिए जिस जगह पे एम्प्लॉय को जो है वो घर प्रोवाइड कराया, अगर वहां की जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख लोगों तक है, ठीक है, तो 7.5% ऑफ सैलरी। 10 से ऊपर होती है, ठीक है, और 25 लाख लोगों तक होती है तो लेते हैं हम 10% ऑफ सैलरी। और अगर 25 लाख से ऊपर हो तो लेते हैं 15%। तो दिल्ली की पॉपुलेशन आपको मालूम है 25 लाख से जो है वो क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब वहां पे जो आपका वैल्यू जो आएगा रेंट फ्री अकोमोडेशन का वो कितना आएगा जी, आपका 15% ऑफ सैलरी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो आ रहा है, तो आंसर इसका 15। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल एसेट। कैपिटल गेन के अंदर हम ये देखते हैं कि कैपिटल गेन अराइज ही तभी होता है अगर एसेट जो है वो क्या है, कैपिटल एसेट है। तो बोलते हैं इनमें से कौन सी कैपिटल एसेट नहीं है अंडर द कैपिटल गेन हेड ऑफ द इनकम। तो अगर इसकी बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड जो है आपकी कैपिटल एसेट नहीं है। गुडविल ऑफ बिजनेस कैपिटल एसेट है। एग्रीकल्चर लैंड दिल्ली में है, मतलब अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, ये भी कैपिटल एसेट होती है। ये बात ध्यान रखना, रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं होती है। और ज्वेलरी मूवेबल प्रॉपर्टी, वैसे पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो आपकी कैपिटल एसेट नहीं होती है, लेकिन पर्सनल मूवेबल एसेट के अंदर अगर मान लो कोई ज्वेलरी आती है, कोई ऑर्नामेंट्स आते हैं तो वो आपकी कैपिटल एसेट मानी जाती है क्योंकि वो उसमें एग्जामिशन में आती है। तो थर्ड का आंसर इज ए। फोर्थ, मैचिंग करना है आपको यहाँ पे कि इनको करना है, आपको मैच करना है। टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन दिया हुआ है, इनको आपस में मैच कीजिए। सबसे पहले ये टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग क्या होता है, अगर आपने सेक्शन 10A के अंदर कोई डिडक्शन दी हुई है, ठीक है, या इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी डिडक्शन दिया, अगर आपने उसको अवेल कर लिया, वो पार्ट है आपके टैक्स प्लानिंग का। टैक्स अवॉइडेंस जो है वो क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस है अगर हम जो है वो मिस इंटरप्रेट करते हैं इनकम टैक्स के प्रोविजन को, उसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स इवेजन जो है वो क्या होता है, अगर हम अपनी इनकम को अंडर स्टेटमेंट करके दिखाते हैं, मतलब इनकम को कम करके दिखाते हैं, वो है आपका टैक्स इवेजन। एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या है, मेकिंग सुटेबल अरेंजमेंट ऑफ द टीडीएस, ये है आपका टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो फोर्थ का आंसर जो बनेगा डेट इज सी। आगे फिफ्थ,
अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को जो है वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं और सेट ऑफ करते हैं कितने सालों के लिए। तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो होता है ना उसको हम अनस्पेसिफाइड पीरियड के लिए, अनलिमिटेड पीरियड के लिए जो है वो क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो फिफ्थ आंसर जो है वो क्या, डी। आगे मैट मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स सेक्शन 115 जेबी, देखो दो होता है, कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए तो होता है आपका मैट, और जो नॉन कॉर्पोरेट है उनके लिए होता है एएमटी, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो यहां पे बोलता है कि जो मैट के प्रोविजन है सेक्शन 115 जेबी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो भाई मैट के प्रोविजन जो है एप्लीकेबल है ऑल कंपनी, सभी कंपनी, चाहे वो आपकी जो है वो कौन सी हो, चाहे वो डोमेस्टिक कंपनी हो, चाहे वो आपकी जो है फॉरेन कंपनी हो, दोनों कंपनी के ऊपर जो मैट की प्रोविजन एप्लीकेबल है। लेकिन इन पे नहीं है, किस पे, अगर कोई कंपनी एंगेज है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में, या कोई भी ऐसी फॉरेन कंपनी जिसका पीई प्लेस ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है अगर वो इंडिया के अंदर नहीं है तो उसके ऊपर मैट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो वैसे अगर ये कुछ भी ना बोले तो हम क्या बोलेंगे, मैट जो है जो सेक्शन 115 जेबी है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है, हर तरह की कंपनी के ऊपर क्या है, एप्लीकेबल। तो सिक्स का आंसर जो आएगा वो क्या, डी। आगे 7 विच फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 रिडक्शन अंडर सेक्शन 80G की रिडक्शन जो है अवेलेबल विदाउट एनी लिमिट बट एट द रेट ऑफ 50%, वो किसकी कौन कौन सी है। तो 50 विदाउट लिमिट 50% के अंदर चार आती है, ठीक है। एक है आपका जवाहरलाल नेहरू, फिर है आपका इंदिरा गांधी, फिर आपका राजीव गांधी, और चौथी जो है वो कौन सा, प्राइम मिनिस्टर नेशनल ड्रॉट रिलीफ फंड। तो यहां पे जो है वो कौन सा, ये ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी, जो सी है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, ये जो है ये किसके अंदर आती है, ये आपका है विदाउट लिमिट 50% के अंदर। वो आपको चार्ट दिया था मैंने, याद करके जाना उसको जरूर, ठीक है। आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड बाय द फर्म टू इट्स पार्टनर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 कितना अलाउड है। देखो जी वैसे तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके असेसमेंट ऑफ फर्म का है जो अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं जो है मैचिंग मूचिंग में कहीं ना दे दे, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये डाल दिया यहाँ पे। अब ये देखिएगा, अगर हम बात करते हैं पार्टनरशिप एक्ट की, तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अलाउड ही नहीं होता है, आपने देखा होगा, क्योंकि वहां पे अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अपने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ये बोला गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आप अलाउड है, लेकिन आप कितना, मैक्सिमम 12% तक दे सकते हैं। तो यहां पे जो रहेगा वो 8 का आंसर क्या रहेगा, बी। थोड़ा याद करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर अंडर इनकम टैक्स एक्ट इज अलाउड अप टू कितना, अप टू 12% जो है वो क्या है, अलाउड है। आगे अंडर द कैपिटल गेन हेड ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट द इनकम फ्रॉम सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर, अगर आप हाउस होल्ड फर्नीचर को सेल करते हैं तो उसको सेल करने पर जो गेन आएगा वो बताओ क्या है, टैक्सेबल है या नहीं है। भाई हाउस होल्ड फर्नीचर जो है ना सर, ये क्या होता है, अगर हाउस होल्ड फर्नीचर जो है ये पर्सनल, ये क्या है, पर्सनल मूवेबल एसेट है। दिस इज अ पर्सनल मूवेबल एसेट, और पर्सनल मूवेबल एसेट जो है वो कैपिटल एसेट ही नहीं है, और अगर कैपिटल एसेट नहीं है तो फिर वहां से आने वाला जो भी गेन रहेगा वो क्या रहेगा, आपका एग्जेम्प्ट रहेगा। आगे अंडर सेक्शन 80E ये रिडक्शन की बात कर रहा है, चैप्टर 6A की रिडक्शन की बात कर रहा है, और द इनकम टैक्स 1961 रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन शैल बी अलाउड अप टू, अगर आपने हायर एजुकेशन पर्पस के लिए जो है वो क्या लिया, कोई लोन लिया बैंक से, उसके ऊपर जो भी ब्याज बनता है उसकी आपको रिडक्शन मिलेगी, और कितनी मिलेगी, विदाउट एनी लिमिट। आगे डोनेशन टू द नेशनल चिल्ड्रन फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड को में अगर आपने कोई भी पैसा जो है वो क्या किया, डोनेट किया, सेक्शन 80G में वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, तो नेशनल चिल्ड्रन फंड जो है वो आता है आपका 100% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। ए मतलब जितना भी करोगे उस पूरे की रिडक्शन मिलेगी, उसके लिए क्वालिफाइंग लिमिट जो होती है ना 10% ऑफ द ATI एडजस्टेड टोटल इनकम, वो देखने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे अगर टैक्सेबल इनकम जो है डोमेस्टिक कंपनी का असेसमेंट 2021-22 की वो है 9 लाख, तो टैक्स लायबिलिटी आप कंप्यूट करो। देखो कंपनी के लिए स्लैब रेट नहीं होता, कंपनी के लिए जो है वो फ्लैट रेट होता है, और फ्लैट रेट जो है वो कितना है, नॉर्मल 30%। तो 9 लाख की इनकम पर 30% क्या हो गया, ये अपना 2,70,000 रुपए टैक्स बन गया, प्लस सरचार्ज है नहीं, क्योंकि कंपनी के ऊपर सरचार्ज 1 करोड़ से ऊपर पे होता है। अब सरचार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पे HEC लगेगा 4% की रेट से, और वो कितना है, 2,70,000 का जो है वो 4% कितना हो गया, 10,800। तो नेट टैक्सेबल लायबिलिटी जो बनेगी कितनी, 2,80,800। तो आंसर जो बनेगा डेट इज द 12th का बी। 13 अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, अब सुनना एक बार क्या बोलता है, बोलता है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन व्हिच कुड नॉट बी सेट ऑफ, जिसको अभी तक सेट ऑफ नहीं किया गया इन द सेम असेसमेंट ईयर कैन बी कैरी फॉरवर्ड, कितने सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, इंडेफिनिट पीरियड के लिए इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आगे अगर बुक प्रॉफिट जो है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना, ये वैसे आपके दोबारा बोल रहा सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैचिंग के अंदर आ सकता है, फिर अपना क्वेश्चन खराब कर देगा। ये क्या बोलता है देखो अगर बुक प्रॉफिट जो है पार्टनरशिप फर्म का वो है 1,10,000 रुपए, और जो रेमुनेशन जो है एडमिसिबल टू द वर्किंग पार्टनर अंडर सेक्शन 40B टू द इनकम टैक्स एक्ट वो कितना है। देखो जी क्या होता है,
हर कंपनी के लिए मतलब जो फर्म होती है, फर्म के लिए इनकम टैक्स के अंदर जो है रूल बना रखा है और ये बोला गया कि आप मैक्सिमम रेम्युनरेशन जो है वो कितना आप दे सकते हैं, भाई तुम्हारी मर्जी, जितना मन करे उतना दो, लेकिन इनकम टैक्स में आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो कितनी मिलेगी। तो ये बोलता है कि डिडक्शन जो मिलेगी ऑन द बेस ऑफ द बुक प्रॉफिट। पहले 3 लाख रुपए बुक प्रॉफिट तक जो है, या तो 3 लाख का बुक प्रॉफिट हो या फिर चाहे नुकसान हो, वहां तक आप जो है मैक्सिमम रेम्युनरेशन कितना अलाउड है, 1.5 लाख रुपए या 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट विच एवर इज मोर, ठीक है। और अब यहां पे बुक प्रॉफिट कितना है, 1,10,000। तो 1,10,000 का अगर आप 90% निकालोगे तो वो वैल्यू 1.5 लाख से कम आएगी। तो 1.5 लाख या वो वैल्यू विच एवर इज मोर, मोर कितना हो गया, 1,50,000। और वैसे अगर आगे भी मैंने लिख दिया, और 3 लाख से ऊपर अगर बुक प्रॉफिट हो तो जितना भी बुक प्रॉफिट 3 लाख से ऊपर है उसका 60%, ये इतना, ये दोनों मिला करके आप मैक्सिमम रेम्युनरेशन जो है वो अलाउड कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे देखो, अगर बुक प्रॉफिट जो है पार्टनरशिप फर्म का वो है 1,10,000 रुपए, तो रेम्युनरेशन जो एडमिसिबल है वर्किंग पार्टनर को अंडर सेक्शन 40B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 वो मैक्सिमम कितना है, वो है जी आपका 1.5 लाख रुपए। तो 14 का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनएडमिसिबल, इनमें से कौन सा एक्सपेंस इनएडमिसिबल है व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम द अदर सोर्स। जब आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स निकालोगे तो कौन से एक्सपेंस की रिडक्शन नहीं मिलती। पहला, इंटरेस्ट पेड ऑन अमाउंट बोर्ड टू मीट द टैक्स लायबिलिटी, अगर टैक्स लायबिलिटी की पेमेंट करनी है, ठीक है, और टैक्स लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए अगर आपने जो है कोई पैसा उधार लिया, उसके ऊपर कोई ब्याज पे करोगे, उसकी आपको कोई रिडक्शन नहीं मिलेगी। पहले यही हो गया, तो ये इस एक्सपेंस की कोई भी आपको रिडक्शन जो है वो अवेलेबल नहीं होती है। आगे, मिस्टर एक्स आफ्टर अबाउट 20 ईयर्स, 20 साल के बाद में, जो 20 साल उसने पहले इंडिया में स्टे किया, फिर वो चला गया अमेरिका 29 जनवरी 2019 को। उसके बाद जो है वो इंडिया के अंदर आया जून 2020 के अंदर। उसका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो आपको बताना है। अब जून 2020 के अंदर वो इंडिया के अंदर आया, ठीक है, तो जून 2020 से लेके और 31/3/2021 तक इंडिया के अंदर रहा। आपको बताना है 21-22 के अंदर जो है असेसमेंट 21-22 में उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या रहेगा। देखो रेजिडेंशियल स्टेटस की कंडीशन क्या होती है सर, पहले बेसिक कंडीशन चेक करते हैं। बेसिक कंडीशन जो है वो कितनी होती है, 2। पहली बेसिक कंडीशन क्या, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर कम से कम जो है वो 182 दिन इंडिया के अंदर क्या किया, स्टे किया। तो उसने 182 दिन किया जून से लेके और मार्च, ये देख लो मार्च तक, यस 182 दिन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जब बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो फिर चेक करते हैं एडिशनल। एडिशनल कितनी होती है, 2। और दोनों एडिशनल कंडीशन अगर आपने सेटिस्फाई कर दिया तो आप बन जाएंगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और दो में से अगर एक भी आपने सेटिस्फाई नहीं किया तो आप बन जाएंगे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब एडिशनल कंडीशन पहली कौन सी होती है कि प्रीवियस ईयर से पीछे के 10 सालों में कम से कम 2 साल रेजिडेंट रहो, बिल्कुल रहा है वो। और फिर दूसरी कौन सी होती है, प्रीवियस ईयर से पीछे के 7 सालों में कम से कम 730 दिन इंडिया में स्टे किया हो, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब एक बेसिक भी कर दिया तो वो रेजिडेंट बन गया, और दोनों एडिशनल कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो 16 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए। क्योंकि ये देखो ये 2019 में गया, 19 से पहले तो वो इंडिया के अंदर ही था, तो मतलब ये 10 साल में 2 साल ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, और 7 साल में 730 दिन ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो 16 का जो आंसर बनेगा दैट इज ए। आगे 17, मिस्टर एक्स रिटायर हो गया एक प्राइवेट कंपनी से, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, वहां से रिटायर हो गया 31/3/2011 को। कंपनी ने उसको जो है वो 80,000 रुपया जो है वो रेम्युनरेशन का पे किया कंप्यूटेशन ऑफ द इन कम्यूटेशन ऑफ द 25% ऑफ द पेंशन। तो उसने पेंशन को कम्यूट करवा लिया, ठीक है, बट डज नॉट पे एनी ग्रेजुएटी, लेकिन ग्रेजुएटी का पेमेंट नहीं किया। तो बताओ कितना अमाउंट जो है टैक्सेबल है एज ए कम्यूटेड पेंशन का फॉर द असेसमेंट ईयर 2012-13, या करंट की बात कर लो तो करंट प्रोविजन के हिसाब से आंसर मैं आपको करा रहा हूं। अगर मान लो कभी भी एम्प्लॉय जो है वो अपनी पेंशन को अगर क्या करवा ले, कम्यूट करवा ले, तो कम्यूटेड पेंशन जो है वो उसकी एग्जेम्प्ट होती है कितनी, अगर उसको ग्रेजुएटी नहीं मिल रही है तो जितनी भी करवाएगा हाफ ऑफ द कम्यूटेड पेंशन एग्जेम्प्ट है, और अगर ग्रेजुएटी भी मिल रही है तो 1/3 ऑफ द कम्यूटेड पेंशन क्या है, एग्जेम्प्ट है। यहां पे उसने सिर्फ कितना करवाया, 25% करवाया, तो हाफ तो एग्जेम्प्ट ही है, तो 25 तो उसके अंदर ही आ गया। तो पूरा का पूरा जो भी इसने पैसा कम्यूटेड पेंशन का जो भी 80,000 रुपए टोटल मिला, ये सारा का सारा क्या है, उसका एग्जेम्प्ट है। तो 17 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी। तो कितना अमाउंट टैक्सेबल है, नील, होल अमाउंट जो है वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। कितना तक होता, अगर ये तो 80 है, 25% का 80, अगर 1,60,000 रुपए तक भी मिलता ना तो भी एग्जेम्प्ट होता, क्योंकि ग्रेजुएटी नहीं मिला तो हाफ ऑफ द कम्यूटेड पेंशन क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहता है। आगे बोलते हैं बुक प्रॉफिट है एक फर्म का ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कंपनी है, एक फर्म है, ठीक है, उसमें सारे के सारे जो है वो सीए हैं जो सेटिस्फाई करते हैं कंडीशन सेक्शन 184 का एंड सेक्शन 40B का फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2012, ठीक है, और उन्होंने जो है वो इतना इनका जो है वो क्या आ गया, बुक प्रॉफिट आ गया। ओके, ये बुक प्रॉफिट है। एक्चुअल रेम्युनरेशन जो उन्होंने पे किया है अपने पार्टनर्स को वो क्या, 1,56,000 रुपए। अमाउंट ऑफ रेम्युनरेशन आपको बताना है कितना अमाउंट जो है वो क्या है, परमिसिबल है। देखो जी, या मैंने क्या बताया था कि पहले 3 लाख रुपए बुक प्रॉफिट तक जो है वो कितना अलाउड है, 1.5 लाख रुपया या 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट, ठीक है। अब यहां पे आप देखो एक बार, बुक प्रॉफिट है कितना, 72,190, 72,190 का 90% जो है वो कितना हो गया, 72,190 का 90% हो गया सर आपका
64971, या तो ये या 1.5 लाख, विच इज हायर, हायर जो है वो कितना है 1.5, तो 1.5 जो है वो क्या हो जाएगा एग्जाम, तो आंसर जो आएगा 18 का वो क्या बनेगा आपका डी। चलो जी 19, विनमैन सॉफ्टवेयर जो है, विनमैन सॉफ्टवेयर एक फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर है, इसको यूज करते हैं हम किसके लिए, प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स, फाइलिंग ऑफ द ई रिटर्न, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा इसका डी, सभी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 कैन नॉट बी क्लेम बाय द पार्टनरशिप फर्म, कौन सी ऐसी डिडक्शन जो पार्टनरशिप फर्म जो है वो क्लेम नहीं कर सकती, तो पार्टनरशिप फर्म जो क्लेम नहीं कर सकती है वो है जी कौन सा, एक तो सेक्शन 80C की और एक 80D की, ये दो डिडक्शन है जो इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए जो अलाउड है, और पार्टनरशिप फर्म इसको क्लेम नहीं कर सकते, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा 2 और 3 बोल तो डी। आगे यहां पे आपको जो है वो एक हाउस प्रॉपर्टी का जो है कुछ वैल्यूज दे रखी है, उसके बेस पर आपको जो है वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते ही आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो कंप्यूटेशन हम कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे फेयर रेंटल वैल्यू दे रखा है, म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट है, एक्चुअल रेंट है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले फेयर रेंटल वैल्यू म्युनिसिपल वैल्यू, विच इज हायर, हायर क्या आ गया 75, कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट, विच इज लोअर, लोअर क्या आ गया 75 और 72 में लोअर क्या 72, और कंपेयर विद एक्चुअल रेंट रिसीव विच इज हायर, हायर जो है वो कितना आ गया 72, तो आंसर जो आएगा वो क्या 72, ये उस घर की जो है वो क्या आ जाएगी GAV। आगे मैचिंग करना है आपको, यहाँ पे दे रखे लिस्ट ए और लिस्ट बी, लिस्ट ए के अंदर जो है वो कुछ प्रोविजन दे रखे हैं, लिस्ट बी के अंदर इनका सेक्शन दे रखा है। सबसे पहला अमाउंट डिपॉजिट इन द पीपीएफ, अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर कोई पैसा जमा करवाएंगे तो इसकी डिडक्शन मिलती है कहां पे, सेक्शन 80C में। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम अंडरटेकिंग एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसकी डिडक्शन जो है वो मिलती है कहां, सेक्शन 80IA में। कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डिफेंस फंड, इसकी डिडक्शन मिलती है 80G में। एंड प्रॉफिट एंड गेन बाय अंडरटेकिंग एंगेज इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसकी मिलेगी 80IA-B में। लर्न कर लेना, थोड़ा सा आ सकता है, दोबारा रिपीट भी हो सकता है, तो आंसर जो है इसका क्या बी। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन विल नॉट कम अंडर द सेक्शन 80, इनमें से कौन सी डिडक्शन सेक्शन 80 में नहीं आती। पहला डिडक्शन इन द केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये तो आती है सेक्शन 80U के अंदर इंक्लूड होती है ये। दूसरा डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन टेकन फॉर परस्यूइंग द हायर एजुकेशन 80E में आती है। डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ये वैसे हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन 24 के अंदर आती है, लेकिन अब इसके लिए एक नया सेक्शन और आ गया, सेक्शन 80EEA, ठीक है ना। तो अगर आपने जो है घर को बनाने के लिए कोई लोन लिया, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पे करे तो उसकी डिडक्शन, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी लिया तो फिर आपको यहां पे क्लेम कर सकते हो। और दूसरा जो है वो क्या, डिडक्शन फॉर रीपेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड फॉर द परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, वो है आपका 80C के अंदर। तो अगर प्रिंसिपल का पेमेंट करोगे 80C, प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे 80EE, और अगर यहां पे क्लेम नहीं किया तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्लेम कर सकते हो, कहां पे, सेक्शन 24B में। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, नन, मतलब ये सारी की सारी डिडक्शन जो है ये आपके सेक्शन 80 के अंदर आ रही है। आगे The amount of the money received in excess of 50,000 without consideration is fully taxable in the hand of, अगर मान लो 50,000 रुपए से पैसा आपको जो है विदाउट कंसिडरेशन मिल गया, विदाउट कंसिडरेशन का मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, गिफ्ट का पैसा हो गया। तो अगर आपको गिफ्ट का कोई पैसा मिलता है 50 से ज्यादा, तो वो टैक्सेबल है, किस किस के लिए टैक्सेबल है, तो ये टैक्सेबल है जी इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए, बी। आगे मिस्टर एक्स नॉन रेजिडेंट है जिन्होंने 36,000 रुपए जो है वो कमाए हैं इंटरेस्ट, पहली बात तो मिस्टर एक्स है कौन, एनआरआई है, ठीक है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, और उसने 36,000 रुपए टोटल कमाया, कहां से कमाया, जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड से, जिनमें से 1/6 पैसा उसको मिला है कहां पे, इंडिया। तो 36,000 का 1/6 कितना हो गया, 6,000, ये कहां पे मिला, इंडिया में। आपको बताना थी अमाउंट टू बी इंक्लूड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम, जब मिस्टर एक्स की ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे तो बताओ इंटरेस्ट का कितना पोर्शन उसमें अलाउड करेंगे। देखो जी पहली बात तो ये है, जो भी नॉन रेजिडेंट होता है उनके लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए जो फॉरेन इनकम होती है वो पूरी तरह क्या होती है, एग्जेंट। फॉर नॉन रेजिडेंट ओनली इंडियन इनकम उसके लिए सिर्फ टैक्सेबल है, और उसके लिए फॉरेन इनकम जो है वो पूरी तरह से क्या होती है, एग्जेंट। लेकिन यहां पे देखिएगा जो टोटल 36,000 रुपए है, इसमें से 1/6, दैट मींस इसका 1/6 मतलब 6,000 रुपए कहां मिला, इंडिया में मिला। तो इसका मतलब ये वो पैसा है, इसको हम इंडियन इनकम मानेंगे और इसको हम जो है वो इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 26 का सी। आगे 27, कंसीडर दी फॉलोइंग प्रॉब्लम रिलेट टू द लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। आपको यहाँ पे दे रखा है म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट एंड एक्चुअल रेंट रिसीव, ठीक है, ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो है वो ग्रोस एनुअल वैल्यू जो है प्रॉपर्टी का कंप्यूट करना है। तो यहाँ पे आप देखो एक बार के लिए क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज हायर, हायर आ गया 68, कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज लोअर, लोअर कितना 62, एंड कंपेयर विद एक्चुअल, विच एवर इज हायर, हायर कितना आ गया 65। तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 65। तो 27 का जो है वो आ गया क्या, सी। अब आता है 27th क्वेश्चन। 27th क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से जो है वो आइडेंटिफाई करे दी वेब बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस, तो सॉरी वेब बेस्ड फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर। तो वेब बेस्ड फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर जो है वो है आपका कौन सा, विंग्स। ये थोड़ा सा आपको जो है वो लर्न करके जाना पड़ेगा, ठीक है।
इसके बाद आगे आता है जी आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन द टैक्स पेंडिंग, इनमें से कौन सी बात जो है वो टैक्स पेंडिंग के रिगार्डिंग जो है वो क्या है, ट्रू है। तो क्या बोलता है जी यहाँ पे देखो, सबसे पहला टैक्स पेंडिंग जो है वो फ्यूचरिस्टिक होती है, जी बिल्कुल सही बात है, टैक्स पेंडिंग जो है वो क्या है, फ्यूचरिस्टिक है इन इट्स अप्रोच, ये भी सही है। फिर ये लिमिटेड, इसका जो है वो आपका लिमिटेड स्कोप होता है एज कम्पेयर टैक्स मैनेजमेंट, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसका लिमिटेड स्कोप हो, बल्कि टैक्स मैनेजमेंट जो है वो पहला स्टेप होता है किसके लिए, टैक्स पेंडिंग के लिए, तो ये जो है वो गलत हो गया। बेनिफिट जो अराइज होते हैं फ्रॉम इट आर लिमिटेड पर्टिकुलरली इन द शॉर्ट रन, टैक्स पेंडिंग से जो बेनिफिट मिलते हैं वो थोड़े लिमिटेड होते हैं शॉर्ट रन के लिए, बिल्कुल सही बात है। लॉन्ग टर्म के बेनिफिट इसके अंदर ज्यादा होते हैं, ये भी सही है। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी, सिर्फ यही होता है, नहीं ऐसा नहीं है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो एसएससी के जो टैक्स लायबिलिटीज को रिड्यूस करना होता है, यस, तो ये भी आंसर जो है वो क्या सही है। ये देखना कि बेनिफिट अराइज जो होते हैं इससे वो पर्टिकुलरली शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों पीरियड के लिए होते हैं, ठीक है ना। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1 and 4, तो 29th का आएगा सी ऑप्शन। इसके बाद 30 बोलता है द बेनिफिट ऑफ द डेट फाइनेंसिंग जो है, बेनिफिट डेट फाइनेंसिंग जो बेनिफिट है ओवर इंडिया ओवर इक्विटी फाइनेंसिंग आर लाइकली टू बी हाईएस्ट, ये जो है वो हाईएस्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, किस सिचुएशन के अंदर जो है वो ये क्या है जी आपका हाईएस्ट है, आपको ये बताना है। तो जहां पे आपका जो टैक्स रेट है वो क्या हो, ज्यादा हो, जहां पे आपका मार्जिनल टैक्स रेट जो है वो क्या है ज्यादा, और जो नॉन इंटरेस्ट बेनिफिट अगर आपको मिल रहा है वो क्या है आपके कम है, तो वहां पे आपका जो है रहेगा क्या कि मार्जिनल टैक्स रेट, ये यहाँ पे डेट फाइनेंसिंग का बेनिफिट जो है वो क्या मिलेगा आपको, ज्यादा मिलेगा। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना, जहां पे मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर मार्जिनल टैक्स रेट जो है वो क्या है ज्यादा, क्योंकि अगर डेट से आप पैसा रेस करते हो ना, अगर आप डेट से जो है पैसा क्या करोगे, रेस करोगे, ठीक है, तो डेट के ऊपर जो आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो उसकी क्या मिलती है जी आपको, डिडक्शन, ठीक है ना। तो डेट से पैसा इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, तो अगर जितना टैक्स का रेट ज्यादा रहेगा उतना इंटरेस्ट के ऊपर आपको जो है बेनिफिट क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और अगर जहां पे नॉन इंटरेस्ट टैक्स बेनिफिट क्या हो, कम हो, तो वहां से बेनिफिशियल अपने लिए ये रहता है कि हम पैसा जो है वो कहां से रेस करें, डेट से रेस करें, ठीक है। तो 30 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए। आगे 31 अंडर सेक्शन 271C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट द अमाउंट ऑफ द पेनल्टी फॉर फेलियर ऑफ द टीडीएस, अगर आपने टैक्स जो है वो टीडीएस अगर आपने काटना था और अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो फिर कितना पेनल्टी प्रोविजन आपके ऊपर जो है वो एप्लीकेबल है। तो क्या बोलते हैं जी, जितना भी टैक्स काटना था अगर वो नहीं काटा तो 100% ऑफ द आपके ऊपर जो है वो क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी ऑप्शन। आगे आइएगा, अब ये देखो यहाँ पे आपको सेक्शन दे रखे है और आपको दे रखी है मैक्सिमम रिडक्शन कि कितने कितने मैक्सिमम जो है वो इनकी रिडक्शन है। तो सेक्शन 80C के अंदर जो मैक्सिमम रिडक्शन है वो कितनी है जी आपका 1.5 लाख रुपया। फिर सेक्शन 80D के अंदर जो मैक्सिमम रिडक्शन जो है वो कितनी है आपकी 25,000 रुपया। फिर उसके बाद सेक्शन BB के अंदर जो रिडक्शन है वो कितनी है आपकी 40,000 रुपये या आपका 1 लाख रुपए और जो डिसेबल है उनके लिए। और उसके बाद में जो है वो क्या 80AA में रिडक्शन मैक्सिमम है वो कितनी है जी आपकी 10,000 रुपए। तो 32 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा जी आपका 32 का बी ऑप्शन। आगे आइए 33 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असेसेबल इन द प्रीवियस ईयर। वैसे तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो कब लगे असेसमेंट ईयर में। लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जहां पे प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर टैक्स प्रीवियस ईयर में लगेगा, उसके लिए असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे। वो कौन सा है जी, अगर कोई पर्सन जो है परमानेंट इंडिया को लीव करके जा रहा है तो उसके लिए जो है वो अगले साल का वेट ना करके करंट ईयर में उसे टैक्स ले लेंगे। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा डी। आगे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है क्या उसको सेट ऑफ किया जा सकता है किससे, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से जो है सेट ऑफ किया जा सकता है। 34 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बी। आगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्ग टर्म एसेट कॉस्ट इंडेक्सेशन बेनिफिट जो है ऐसी कौन सी लॉन्ग टर्म एसेट है जिसके लिए कॉस्ट इंडेक्सेशन बेनिफिट जो है वो क्या होते हैं आपके अलाउड है। तो कॉस्ट इंडेक्सेशन बेनिफिट जो है वो अलाउड है किसके लिए, अगर हम बात करते हैं तो ये है जी आपका ज्वेलरी, डिबेंचर हो गया, सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो गया या आपका बोनस शेयर, इनके लिए नहीं है, ये है किसके लिए ज्वेलरी के लिए। तो ज्वेलरी के लिए जो है वो आपका इंडेक्सेशन बेनिफिट जो है वो क्या है अलाउड है आपका। इसके बाद में कैलकुलेट करो आप ग्रोस एनुअल वैल्यू आपको निकालनी है, वही हाउस प्रॉपर्टी वाला जो है वो जीएवी आप कैसे कंप्यूट करते हैं। तो देखो सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू फिर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर वो आ गया कितना 50, कंपेयर करो स्टैंड रेंट से विच एवर इज लोअर कितना आ गया 48, कंपेयर करो एक्चुअल रेंट से विच एवर इज हायर, हायर जो है वो कितना आ गया ये आपका 48। तो 48 और 42 में हायर जो है वो कितना आ गया 48 जो है वो आपका क्या हो जाएगा जीएवी। तो 36 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा बी। आगे 37 मैट जो किसके ऊपर एप्लीकेबल है वही बताया आपको मैंने, मैट जो है वो एप्लीकेबल है किसके लिए सभी कंपनीज के लिए।
आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस असेसिंग ऑफिसर के पास डिस्क्रिएशन है, उसकी मर्जी है कि वो असेस कर सकता है इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन द प्रीवियस ईयर और इन द सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर। कौन से ऐसा केस है जिसके अंदर जो है प्रीवियस ईयर की इनकम है, प्रीवियस ईयर में ही जो है वो आपसे टैक्स चार्ज कर लेगा? तो वो है जी आपका शिपिंग मतलब उसके डिस्क्रिएशन है। वैसे देखो शिपिंग बिजनेस वाला जो केस होता है तो यहाँ पे जो है वो प्रीवियस ईयर की इनकम में प्रीवियस ईयर में ही आपको जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। या एओपी बीओआई को आपने पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया था वो अगर बंद हो रही है इससे भी, और जो अगर कोई असेसमेंट होता है पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स इनमें भी। लेकिन जो डिसकंटिन्यू बिजनेस होता है ना, यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर की जो है वो क्या होती है, डिस्क्रिएशन होती है। वो अगर चाहे तो अगले साल का जो है वो वेट कर सकता है अगर उसको लगता है कि असेसी जो है वो फ्यूचर में दोबारा बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है। तो 38 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा जी आपका, थोड़ा ध्यान रखना 4, क्योंकि यहां पे उसको ऐसा अगर लग रहा है ना, उसको थोड़ा सा भी लग रहा है कि भाई फ्यूचर के अंदर जो है वो बिजनेस को दोबारा कंटिन्यू कर सकता है, तो फिर वो जो है वो अगले साल तक का वेट कर सकता है। आगे, रेंटल इनकम, ध्यान देना, रेंटल इनकम रिसीव बाय अ फॉरेन इंडिविजुअल फ्रॉम अनदर फॉरेन इंडिविजुअल। ठीक है, अगर रेंटल इनकम रिसीव हुआ एक फॉरेन इंडिविजुअल ने, ठीक है, मतलब कोई एनआरआई था, उसको कोई रेंटल इनकम मिला, किससे मिला, किसी दूसरे एनआरआई से मिला, इन रिस्पेक्ट ऑफ, किसके रिस्पेक्ट में, प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन दिल्ली। प्रॉपर्टी कहां पे, दिल्ली के अंदर, तो वो किसके लिए टैक्सेबल है, तो वो टैक्सेबल है जी आपके सभी के लिए। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो कहां पे है, इंडिया के अंदर है। ठीक है, और इंडिया के अंदर अगर मान लो कोई इनकम आपकी अराइज हो रही है, ठीक है, अगर कोई इनकम इंडिया में एक्रू या अराइज होती है तो वो सभी के लिए क्या होती है, टैक्सेबल होती है, चाहे वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे वो नॉट ऑर्डिनरी हो, चाहे वो नॉन रेजिडेंट। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा इसका, 4। तो 39 का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, 4। आगे 40 जो है वो क्या बोलते हैं, देखो एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज नॉट चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। तो इनमें से कौन सी इनकम जो है वो पीजीबीपी हेड के अंदर जो है वो नहीं आएगी। तो जो आपकी ये होती है ना, देखो अब ये पहला है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम असेस्ड प्रीवियस ईयर, ये पीजीबीपी की इनकम होती है। इनकम डिराइव होता है ट्रेड प्रोफेशन से अगर कोई आ रही है, ये पीजीबीपी हेड की इनकम है। लेकिन अगर मान लो इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स, ये आपकी पीजीबीपी हेड की इनकम नहीं है, ये आपके अदर सोर्सेज की इनकम है। आगे फिर बोलते हैं जी, देखो मिस्टर ए ने अर्न किया कैपिटल गेन 100 लाख रुपए का, 100 लाख रुपीस का जो है वो कैपिटल गेन उसने जो है वो अर्न किया था, और उसको जो है वो उसने आगे क्या कर दिया, जयपुर कॉर्पोरेशन के अंदर जो है वो क्या कर दिया, जो वो जो पैसा मिला उसको 100 लाख में से जो है उसमें से 60 लाख रुपया उसने जो है वो आगे क्या कर दिया, रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन के बॉन्ड के अंदर जो है वो क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया सेक्शन 54 ईसी में। तो मैक्सिमम रिडक्शन कितना मिलेगा, देखो इन्वेस्ट तो वैसे उसने 60 लाख रुपए किया, लेकिन मैक्सिमम रिडक्शन जो उसको मिलेगी वो ओनली एंड ओनली मिलेगी कितने की, वो मिलेगी 50 लाख की। तो सेक्शन 54 ईसी जो है वो ये बोलता है कि अगर आपने कोई पैसा जो है वो क्या कर दिया, कैपिटल गेन का पैसा अगर आप इसमें सेक्शन 54 ईसी के अंदर अगर आप जो है कोई भी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के बॉन्ड को परचेज करने में लगाएंगे, तो फिर क्या होगा, मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक जो है वो आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसमें रिडक्शन जो आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी जी, आपको 50 लाख रुपीस का। आगे बढ़िए, इसके बाद है जी आपका अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, इनमें से ऐसी कौन सी सिचुएशन है द एपलेट ट्रिब्यूनल कैन रेक्टिफाई द मिस्टेक इन ऑर्डर टू पास, इसमें से जो है वो रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर जो है 80 पास कर सकता है, तो ऐसी कौन सी है। तो बोलता है अगर सब्सिक्वेंट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब देखो एपलेट ट्रिब्यूनल जो है ना, कोर्ट के पास में कौन सी जो ऑर्डर पास किया गया उसके लिए रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर मतलब कोर्ट पास 80 पास कर सकता है। तो बोलता है इफ सब्सिक्वेंट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द हाई कोर्ट इज अवेलेबल ऑन द सब्जेक्ट आफ्टर द एपलेट ट्रिब्यूनल ऑर्डर, अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर जो है उसके सामने आ गया, तो उसको बेस बना के जो है वो क्या कर सकता है, रेक्टिफाई कर सकता है। तो ए भी आएगा। इसके बाद में जो है फिर ये आगे क्या बोल रहा है, देखो फिर बोल रहा है इफ एन असेसी अप्लाई फॉर द रेक्टिफिकेशन, अगर असेसी अप्लाई करता है, रेक्टिफिकेशन खुद अप्लाई करता है, उसको वो नहीं कर सकता, खुद से जो है ना, अगर मान लो खुद से अगर उसने ले लिया तो उसको वो आगे जो है रेक्टिफाई कर सकता है। इफ द ओमिशन और मिस्टेक इज ऑन द पार्ट ऑफ द एपलेट ट्रिब्यूनल, अगर 80 को खुद को लगता है कि उसकी वजह से जो है कोई मिस्टेक हुआ या कोई गलती हो गई है, तो उसको वो रेक्टिफाई कर सकता है। इफ द ऑर्डर इज पास बाय द एपलेट ट्रिब्यूनल अंडर द एरोनस इंप्रेशन ऑफ द फैक्टर लॉ, अगर उसको लगता है कि उसने कोई ऑर्डर पास किया था 80 ने और लॉ को गलत तरीके से जो उसने रीड आउट कर लिया, तो उसके लिए भी वो ऑर्डर जो है वो क्या कर सकता है, पास कर सकता है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए, सी एंड डी, बोलते हो थर्ड ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन 43 पे। ये क्या बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग कंडीशन, इन कंडीशन को आप जो है कंसीडर कीजिए और इनमें से आप बताइए कि अगर वन ऑफ द अबव कंडीशन इज सेटिस्फाई एज पर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, तो फिर वो पर्सन जो है वो क्या माना जाएगा। पहली कंडीशन जो है वो क्या बोलती है,
वो बोलती है जी एन इंडिविजुअल इज इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 182 डेज। अगर एक इंडिविजुअल जो है वो इंडिया के अंदर 182 दिन जो है वो रहा, ठीक है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो है, और उसने 182 दिन रह के इंडिया के अंदर जो है सैलरी गेन करी है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो पर्सन क्या माना जाएगा? सर ये बेसिक कंडीशन है, और बेसिक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो वो माना जाएगा ऑर्डिनरी, सिर्फ रेजिडेंट। ऑर्डिनरी है या नहीं है वो डिपेंड करता है एडिशनल पे। चलो अगली कंडीशन देख लो। अगली बोलते हैं अगर एक पर्सन जो है उसने प्रीवियस ईयर में तो 60 दिन और उससे पीछे के 4 सालों में 365 दिन इंडिया के अंदर जो है वो क्या किया रहा है, तो इसका क्या होगा? तो ये जो कंडीशन है ना, ये भी आपकी जो है वो क्या है, आपकी बेसिक कंडीशन है। तो अगर मान लो कोई पर्सन दो में से कोई एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो क्या माना जाएगा? वो होगा जी आपका रेजिडेंट, बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो 43rd का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? फर्स्ट। आगे 44 फिर आएगा जी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट है इनकम टैक्स एक्ट में किस सेक्शन के अंदर? तो एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10(1) के अंदर जो है वो क्या है? एग्जेम्प्ट है। आगे मैच द फॉलोइंग व्हेन द असेसी इज इन डिफॉल्ट और इन डीम्ड टू बी डिफॉल्ट इन मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग द टैक्स डायरेक्टली एट सोर्स। अगर असेसी जो है वो डिफॉल्ट के अंदर है, मतलब उसने जो है वो जितना टैक्स बनता था वो अगर उसने पे नहीं किया तो फिर क्या उसके ऊपर लगा सेक्शन 201। ये फिर फेलियर टू पे द एडवांस टैक्स एज डायरेक्टेड बाय द एओ। एओ ने आपको बोला था कि एडवांस टैक्स का आप क्या करो पेमेंट करो, लेकिन आपने पे नहीं किया, उसके ऊपर लगा सेक्शन 273। एंड कंसीलमेंट ऑफ द पर्टिकुलर ऑफ इनकम और फर्निश ऑफ द इनएक्यूरेट एप्रोप्रिएट पर्टिकुलर्स ऑफ द इनकम, ये आएगा सेक्शन 271(1)(c). तो आंसर जो बनेगा 45 का, दैट इज द सेकंड। आगे असर्शन रीजनिंग है, बोलता है असर्शन में टैक्स इवेजन इज अंडरटेकन बाय एम्प्लॉइंग अनफेयर मीन। टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी जो की जाती है वो कैसे की जाती है? एम्प्लॉय करके अनफेयर मीन, बिल्कुल सही बात है। फिर रीजनिंग में बोलता है कि पेमेंट ऑफ टैक्स इज अवॉइडेड थ्रू इलीगल मींस और फ्रॉड फॉर द टैक्स इवेजन, कि पेमेंट ऑफ टैक्स जो है उसको अवॉइड किया जाता है। मतलब ये जो टैक्स इवेजन के जो मेथड्स हैं, ठीक है, इनको लगा करके हम जो है वो क्या करते हैं, हम टैक्स की पेमेंट को जो है वो क्या अवॉइड करने का काम करते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल जो है वो क्या सही है, दोनों बातें सही है, और जो रीजनिंग है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? फर्स्ट। आगे विच अमंग द फॉलोइंग आर नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू फाइल द आईटीआर। अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो कौन सा डॉक्यूमेंट जो उसके लिए नेसेसरी है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, फॉर्म 16 इशूड बाय द एम्प्लॉयर। तो देखो अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो उसके लिए मेनली जो है वो 2 डॉक्यूमेंट है, एक है आपका आधार कार्ड और एक आपका पैन कार्ड। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो फिर फॉर्म 16 भी चाहिए, लेकिन मेनली जो है वो कौन सा? आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? 47 का सेकंड। लेकिन अगर मान लो आ जाए सैलरीड पर्सन के लिए, अगर ये बोल दे ना इनकम टैक्स फॉर एन एम्प्लॉय है, तो इसका मतलब फिर उसको जो है फॉर्म 16 की भी रिक्वायरमेंट। तो आंसर जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से बनेगा थर्ड। और वैसे अगर मान लो एम्प्लॉयड ना होता, सेल्फ एम्प्लॉयड होता, तो फिर वो होता क्या? ए एंड बी, बोल तो सेकंड ऑप्शन बनता आपका। चलो जी आगे। एज पर द इनकम टैक्स 1961 फॉर द असेसमेंट 2021-22 रिडक्शन 80 क्यों 80 क्यों भी होती है क्वालिटी बुक्स के ऊपर जो आपको रॉयल्टी मिलती है, तो उसके ऊपर जो है कितने डिडक्शन जो है वो आपको क्या है? अलाउड है। तो मैक्सिमम डिडक्शन जो है वो कितनी है जी आपकी? 3 लाख रुपए तक क्या है? अलाउड है। आगे ग्रेचुटी रिसीव बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज एग्जेम्प्ट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो ग्रेचुटी मिलती है वो कितनी एग्जेम्प्ट है? तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो ग्रेचुटी मिलती है वो फुली एग्जेम्प्ट होती है उसके लिए। आगे आपको जो है वो मैचिंग करना है, यहाँ पे कुछ आपको सेक्शन से रखे हैं। सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल, ये दिया हुआ है सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में। एग्रीकल्चर इनकम जो है सेक्शन 10(1). हाउस रेंट अलाउंस की बात करें तो ये होता है सेक्शन 10(13)(a) और ग्रेचुटी है सेक्शन 10(10) के अंदर। तो 50 का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? सेकंड। आगे फिर दोबारा से आपका मैचिंग का जो है वो क्वेश्चन आ गया। ये बोलते हैं देखो हाउस रेंट अलाउंस है वो क्या? हाउस रेंट अलाउंस है वो पार्टली टैक्सेबल अलाउंस है, पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्ट है। फिर कैजुअल इनकम जो है हमेशा क्या होती है? टैक्सेबल इनकम होती है। इसके बाद कलेक्शन चार्जेस फॉर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ये क्या? इसकी डिडक्शन मिलती है इनकम को कंप्यूट करने में। और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होती है? इसको एक्स पार्टी असेसमेंट भी बोलते हैं, सेक्शन 144। और ये है इट इज अ स्टेप टेकन बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी। तो डी का बनेगा सेकंड। तो आंसर जो बनेगा 51 का वो क्या बनेगा जी आपका? सेकंड। आगे 52 स्टैच्यूटरी लिमिट जो है फॉर द रिडक्शन अंडर सेक्शन 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर इज 80GG। जी बोले तो घर, तो उसकी रिडक्शन मैक्सिमम जो अलाउड है वो कितनी है? 5000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? फोर्थ। आगे फॉर द पर्पस ऑफ द असेसमेंट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 विच कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इनकम। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो इनकम को रिप्रेजेंट करता है? देखो पहले तो ये समझ लेना कि इनकम की जो डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में दिया गया उसमें स्पेशली बोला गया कि इनकम इंक्लूड लॉसेस। अब देखो क्या पहला बोलते हैं टैक्स फ्री सैलरी फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई। अगर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर से अगर अपने को कोई टैक्स फ्री सैलरी मिलता है तो क्या ये इनकम है? यस। पिन मनी रिसीव होता है फैमिली मेंबर को, अगर कोई खर्ची मिलती है तो क्या वो इनकम है? नहीं। अवार्ड रिसीव बाय स्पोर्ट्स पर्सन इनकम है। लॉस इनकर्ड बाय द असेसी इनकम का पार्ट है, चाहे वो नेगेटिव है लेकिन इनकम है। एंड परक्यूसिट्स रिसीव बाय द एम्प्लॉई ये भी क्या है? इनकम है। तो आंसर जो बनेगा 53rd का, दैट इज द थर्ड, मतलब फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। आगे 54
Indicate the correct code of the forms for the filing of the income tax return from the following income tax return forms. अब आपको जो है अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो कौन कौन से इनकम टैक्स फॉर्म्स है आपके पास में अवेलेबल होते हैं, आपको बताना है कौन कौन सा सही है। तो सबसे पहले ITR 4 ये होता है जी, ये सूगा में ये है अपना प्रिवेंटिव टैक्सेशन स्कीम के लिए जो सेक्शन अपना 44 44 अगर आपने ऑप्ट किया हो उसके लिए। फिर ITR 2 होता है, ITR 2 भी नहीं सही, 2 भी नेचर से कुछ नहीं है। ITR 3 होता है, तो आंसर जो बनेगा 54 का वो क्या बनेगा जी सर, 54 का जो आंसर बनने वाला है दैट इज द थर्ड ऑप्शन A, B एंड D। आगे, रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल बी टैक्सेबल अप टू। रेंट फ्री अकोमोडेशन जो प्रोवाइड किया गया गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वो टैक्सेबल है कितना, वो टैक्सेबल होता है एज पर लाइसेंस फीस प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। जो जितना गवर्नमेंट ने लाइसेंस फीस को प्रिस्क्राइब कर दिया उनके बेस पर। अब ये बात ध्यान रखना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर नॉन गवर्नमेंट होता तो वो वहां पे फिर वो पॉपुलेशन वाला फंड आ जाता, इस बात को ध्यान रखना। आगे, मार्जिनल रिलीफ जो है वो अपने रेजिडेंट इंडिविजुअल को जो है अवेलेबल होती है अंडर विच सेक्शन द इनकम टैक्स एक्ट, तो सेक्शन 87A। और ये कितनी है, अगर मान लो एक रेजिडेंट इंडिविजुअल की जो है वो इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उसको टोटल टैक्स में से 12,500 रुपए की जो है वो मार्जिन रिलीफ क्या है, अलाउड है। आगे आपको ये मैचिंग करना है, आपको सेक्शन 80 की डिडक्शन दे रखी है, इनको मैचिंग करना है। सेक्शन 80D जो है वो है जी आपका हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड। 80CCC जो है वो है आपका पेंशन फंड ऑफ LIC। 80G जो है वो है आपका डोनेशन, और 80E जो है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द स्टडी। तो आंसर जो बनेगा 57 का दैट इज द थर्ड। आगे, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज नॉट टैक्सेबल इन द सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर फॉर विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब प्रीवियस ईयर की जो इनकम जो है प्रीवियस ईयर की वो टैक्सेबल नहीं है सब्सिक्वेंट ईयर के अंदर, कौन सा ऐसा पॉइंट होते हैं। तो देखो ये क्या है, ये है वैसे जनरल रूल तो ये बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स असेसमेंट ईयर में पे करना है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं जहां पे प्रीवियस ईयर की इनकम में प्रीवियस ईयर में टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपने को बताना है, सबसे पहला इनकम होता है नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस, यस इससे हम प्रीवियस ईयर में टैक्स लेंगे, अगले साल का वेट नहीं करेंगे। कैजुअल नेचर नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं होता। कैजुअल नेचर की इनकम आप प्रीवियस ईयर में कमाओ, टैक्स पेमेंट असेसमेंट ईयर में करना। फिर इनकम ऑफ बॉडी फॉर्म फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन, यस इनकम ऑफ द पर्सन ट्राइंग टू एलिनेट हिज एसेट, यस ये 3 केसेस हैं। एक तो ये ना थर्ड इनकम ऑफ द बॉडी फॉर्म, अगर आपने कोई AOP BOI को जो है वो बनाया था शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए और वो ड्यूरेशन पूरी हो गई है तो अगले साल का वेट ना करके करंट ईयर में टैक्स ले लेंगे। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, सेल आउट कर देगा, ठीक है, तो टैक्स रेवेन्यू को सेव करने के लिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हम करंट ईयर में उससे टैक्स का पेमेंट ले लेंगे। तो 58 का जो आंसर बनने वाला है यहाँ पे वो बनेगा जी आपका 4, 1, 3 एंड 4। आगे, एज पर द इनकम टैक्स 1961 टैक्स रेट ऑफ टैक्स फॉर द LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स रेट है वो कितना है जी, वो है आपका 20%। आगे, एज पर द इनकम टैक्स 1961 कैपिटल गेन अराइज होता है फ्रॉम द सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड ओन 5 ईयर इन रूरल एरिया। अब बताओ ये क्या होगा, अगर रूरल एरिया में कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो वो होगी रूरल एग्रीकल्चर लैंड, और रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो कैपिटल एसेट ही नहीं है तो इसका मतलब वो जो कैपिटल एसेट नहीं है तो कैपिटल गेन भी अराइज नहीं होगा। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, थर्ड एग्जेम्प्ट। आगे, कैपिटल गेन ऑन द साइंटिफिक रिसर्च, अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया किसके ऊपर, ऑन साइंटिफिक रिसर्च इन ए प्रीवियस ईयर व्हिच कुड नॉट बी एब्सॉर्ब ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ द प्रॉफिट इन द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर कैन बी कैरी फॉरवर्ड। उसको जो है वो आगे कितने सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड लेके जा सकते हो सर, जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है और अनएब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर कर दिया है उसको इनडेफिनेट पीरियड के लिए हम लोग जो है वो आगे जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आंसर आएगा 4। आगे, एन इक्विपमेंट वाज एक्वायर्ड, एक इक्विपमेंट जो है वो 10 लाख रुपए में परचेज किया गया था और उसको साइंटिफिक रिसर्च के लिए हमने जो है वो रखा, ठीक है। 1 साल के बाद में आफ्टर 1 ईयर ऑफ द रिसर्च द इक्विपमेंट वाज बोट इनटू अनदर बिजनेस, दूसरे बिजनेस में हम उसको ले गए। फॉर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन, बताओ ब्लॉक ऑफ एसेट में कितनी वैल्यू इंक्रीज करें। देखो जी ऐसा है, अगर हम जिस साल भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर कोई भी एसेट को परचेज करते हैं तो वेरी फर्स्ट ईयर ही उसका सारा रिडक्शन हमको क्लेम हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 1 साल के बाद में उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो अगर उसको किसी और बिजनेस में लेके जाओगे तो किस वैल्यू पे लेके जाओगे, तो वैल्यू रहेगा उसका नील, क्योंकि पूरी वैल्यू हम पहले ऑलरेडी जो है वो क्लेम कर चुके हैं। तो 62 का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 4, दैट इज अ नील। 63. If an assessee is engaged in the business of growing and manufacturing tea in India, the portion of the agriculture income in that case will be, तो अब बताओ एग्रीकल्चर इनकम का जो पोर्शन रहेगा वो क्या रहेगा, टी के लिए जो है वो क्या 60-40 का रेशियो, 60% जो है एग्रीकल्चर इनकम, 40% जो है वो क्या है बिजनेस इनकम। तो 63 का जो आंसर रहेगा दैट इज द सेकंड। आगे 64, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है इनमें से करेक्ट नहीं है। तो बोलता है एक्स एक इंडिविजुअल असेसी है, ठीक है, ही पे मंथली रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ, ही कैन नॉट डिडक्ट टीडीएस एट सोर्स। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर 10,000 रुपए पर मंथ 50,000 से अगर ऊपर पे करता है तो उसको टीडीएस जो है वो काटने की रिक्वायरमेंट है, अनलेस वो कोई भी टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 64 का जो आंसर
ये तो आपका सही है, ठीक है, ये करेक्ट है, ये नोट करेक्ट नहीं है। सैलरी जो है ऑन सैलरी के ऊपर टीडीएस का जो सेक्शन है वो कौन सा 192, ये भी सही है। नो टीडीएस इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इशू बाय डोमेस्टिक कंपनी, ये गलत है। अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी जो है वो क्या करती है, उसने कोई सिक्योरिटी इशू किया, उसके बाद जब वो इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी तो टीडीएस काट के करती है, तो ये आपका क्या है, गलत है। ये बोले नो टैक्स और जबकि टीडीएस कटता है। आगे, एक्सेस डोनेट के 20,000 रुपए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को जो एलिजिबल रिडक्शन 80G में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को अगर कोई पेमेंट करते हो ना तो इसकी रिडक्शन मिलती है कहां, 80G में, और कौन सा, विद लिमिट। विद लिमिट, और विद लिमिट कितनी सर, ये होती है विद लिमिट आपका 50%, ठीक है, और लिमिट क्या, 10% ऑफ द ATI, ठीक है। अब यहां पे आप देखो, पहले इसको कंपेयर करते हैं। टोटल इनकम कितनी है, 1.5 लाख। एडजस्टेड टोटल इनकम निकाल लो, वो 1.5 लाख आ गई, 1.5 लाख का 10% निकाल लिया तो ये मेरी लिमिट आ गई कितना, 15। आप कंपेयर करते हैं 15,000 या 20,000, विच इज लेस, लेस कितना आ गया, 15, तो 15 की 50% की रिडक्शन मिल जाएगी कितना, 7500। आंसर आ गया फर्स्ट। आगे, एक्स एम्प्लॉयड है इन द प्राइवेट कंपनी में एट ए सैलरी ऑफ 70,000 रुपए पर मंथ और 10,000 रुपए उसको मिलता है डीपी। डीपी है तो मतलब डिनर्स अलाउंस है फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, उसको 2,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं एज ए हाउस रेंट अलाउंस का, उसने 2,500 रुपए जो पे कर दिया हाउस रेंट का। तो बताओ एग्जेम्प्टेड पोर्शन कितना रहेगा। देखो एचआरए के लिए 3 कंडीशन है, 3 लिमिट होती है, 3 में से जो सबसे कम उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, ठीक है। तो 3 कंडीशन, पहली क्या होती है, एक्चुअल अलाउंस रिसीव कितना मिला, 2,000 रुपए, तो मैंने लिख लिया 2,000। दूसरी तो रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, रेंट कितना पे किया, 2,500 रुपए माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी 70 और 10 कितना हो गया, 80, 80 का 10% कितना हो गया, 8,000। तो इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो क्या हो गया, 0। तो जब यही सबसे छोटा आ गया, 0 हो गया ना, तो कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट रहेगा, डेट इज द नील। होल अमाउंट जो उसके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो 66 का जो आंसर आएगा, डेट इज द 4। आगे, सरचार्ज इज पेबल बाय एन इंडिविजुअल वेयर द टोटल इनकम एक्सीड। अगर एक इंडिविजुअल की टोटल इनकम 50 लाख रुपए से जो है वो क्या कर जाए, एक्सीड कर जाए, और 1 करोड़ रुपए तक हो तो सरचार्ज जो है वो कितना है, 10%। तो आंसर वैसे तो इसका आ गया थर्ड, वैसे मैंने आगे भी लिखा, अगर 1 करोड़ से ऊपर हो जाए 2 करोड़ रुपए तक तो 15% ऑफ इनकम टैक्स, 2 से 5 है तो 25, और 5 से ऊपर है तो कितना, 37। तो आंसर जो आएगा 67 का, डेट इज द थर्ड। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। पहला, ए पर्सन में नोट हैव असेसेबल इनकम बट स्टिल बी एन एसएससी, ये बात तो बिल्कुल सही है। इन सम केसेस असेसमेंट डे प्रीवियस ईयर सेम होते हैं, बिल्कुल, अभी हमने कई क्वेश्चन भी पढ़े हैं। इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट होती है, यस। सरचार्ज एक एडिशनल टैक्स है जो कैलकुलेट द टोटल इनकम पे, नहीं सर, सरचार्ज माना सरचार्ज एडिशनल टैक्स है, लेकिन वो टोटल इनकम पे टैक्सेबल नहीं होता, वो कंप्यूट होता है ऑन टैक्स के ऊपर, तो वो टैक्स ऑन टैक्स बोलते हैं इसको। सरचार्ज को हम क्या बोलते हैं, इट इज टैक्स ऑन टैक्स। तो आंसर जो आएगा वो क्या, 4 जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। आगे, डिविडेंड डिक्लेयर बाय द यूटीआई और द म्यूचुअल फंड, ये क्या होता है जी, एग्जेम्प्ट होता है। तो यूटीआई या म्यूचुअल फंड अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया तो फुली एग्जेम्प्ट है इन द हैंड ऑफ द यूनिट होल्डर। आगे, मैचिंग करना आपको, सैलरी बोनस कमीशन एक्सेट्रा रिसीव बाय द वर्किंग पार्टनर फ्रॉम द फर्म, अगर इसको कुछ मिलता है, ठीक है, तो ये क्या है, उसकी पीजीबीपी की इनकम के अंदर जाएगा। पेंशन रिसीव बाय द विडो ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अदर सोर्स की इनकम है। प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ द मशीनरी यूज इन द बिजनेस, तो ये क्या है जी, आपका कैपिटल गेन की इनकम है। और शॉर्ट टर्म, सॉरी, ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि सेल ऑफ मशीनरी है ना, और मशीनरी जो है वो क्या होती है आपकी, ये डेप्रिशिएबल एसेट है, और कोई भी डेप्रिशिएबल एसेट हो तो उसके ऊपर जो भी गेन आता है वो हमेशा क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म, ठीक है ये। और कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द कंपल्सरी एक्विजिशन लैंड, इससे जो गेन मिलेगा ये है आपका क्या, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये लॉन्ग टर्म इसमें आएगा। तो आंसर जो बनेगा 70 का, वो क्या बनेगा जी, 70 का 4। आगे 71, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन विल बी कंसीडर्ड एज अ टैक्स पेनिंग, इनमें से कौन किसको टैक्स पेनिंग हम जो है वो एफर्ट बोलेंगे। तो सबसे पहला, मिस्टर ए ने परचेज किया एक हाउस फॉर सेल्फ रेफरेंस के लिए कितने का, 80 लाख का, बाय टेकिंग ए लोन कितना, 60 लाख रुपए एसबीआई से एट 10% इंटरेस्ट पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग हिज ओन मनी। तो ये टैक्स पेनिंग है बिल्कुल, क्योंकि अगर वो लोन लेके करेगा तो लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनेगा उसकी वो डिडक्शन ले सकता है सेक्शन 24 में भी, यस। फिर मिस्टर ए ने इन्वेस्टमेंट किया परचेजिंग 12% रिडीमेबल डिबेंचर टिस्को कंपनी के, नहीं, इसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, फिर क्योंकि एलिजिबल कंपनी नहीं है। फिर मिस्टर ए ने परचेज किया 100 ग्राम गोल्ड बिस्कुट 2.5 लाख रुपए का एसबीआई से, इसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। मिस्टर ए ने इन्वेस्ट किया 1 करोड़ रुपए इन परचेजिंग 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड परचेज किया नेटिव विलेज गया में, मतलब रूरल एग्रीकल्चर लैंड अगर उसने परचेज कर लिया, इसकी रिडक्शन उसको मिलेगी। तो आंसर क्या आएगा, ए एंड डी, बोले तो ए एंड डी इज थर्ड, 71 का आएगा थर्ड। आगे बोलते इफ द इंटरेस्ट इज पेबल, अब ध्यान देना, अगर इंटरेस्ट जो है वो पेबल है आउटसाइड इंडिया, अगर आप कोई इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो आउटसाइड इंडिया तो टैक्स मस्ट बी डिडक्टेड, सो तो टीडीएस आपको काटना पड़ेगा, यस बिल्कुल सही बात है। तो टीडीएस अपने को जो है वो क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। फिर क्या बोलता है, इफ टैक्स इज नॉट डिडक्टेड, सो अगर टैक्स नहीं काटा तो अमाउंट पेड एज इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड टू बी डिडक्शन इन कंप्यूटिंग द टोटल कंप्यूटिंग द बिजनेस इनकम, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो बाहर आप कोई भी इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो उसके ऊपर टीडीएस काटना था, लेकिन अगर आपने नहीं काटा तो जो आपने
एक्सपेंस क्लेम किया इंटरेस्ट के नाम का, उसकी कोई भी रिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। तो असर्शन रीजनिंग दोनों सही है और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो 72 का आंसर आएगा फर्स्ट। आगे, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 HEC जो हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% इज कैलकुलेट होता है ऑन द अमाउंट ऑफ, किसके ऊपर जो है ये कैलकुलेट होता है, तो ये कैलकुलेट होता है किसके ऊपर, इनकम टैक्स प्लस में सरचार्ज। तो आंसर आएगा इसका सेकंड। आगे, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F 54F के अंदर जो एग्जेम्पशन मिलती है, शैल नॉट बी अलाउड टू द असेसी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ओन, अगर उस असेसी के पास जो है वो क्या है जी, एक से ज्यादा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो सेक्शन 54F की रिडक्शन उसको नहीं मिलेगी। आगे, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी यूज इन द बिजनेस ट्रीटेड एज, अगर आपने किसी मशीन को यूज किया बिजनेस के अंदर, उसको अगर आप सेल करोगे तो उसको सेल करने पर जो इनकम आएगी वो क्या होगी, वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। सर पहले भी बताया आपने, मशीनरी को अगर हम सेल करते हैं तो मशीनरी जो है ये डेप्रिशिएबल एसेट है। अगर ये डेप्रिशिएबल एसेट है तो डेप्रिशिएबल एसेट को सेल करने पर जो भी गेन आएगा वो हमेशा कैसा रहेगा, शॉर्ट टर्म, चाहे शॉर्ट टर्म गेन हो चाहे शॉर्ट टर्म लॉस हो। तो आंसर जो आएगा वो क्या, सेकंड। 75 का हो गया सेकंड। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्रीकल्चर इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनमें से कौन सी एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन एरिया ऑन द रेंट रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर लैंड, ये आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव बाय द मनी लेंडर इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये भी एग्रीकल्चर उसकी इनकम नहीं है। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ ट्री ऑफ फॉरेस्ट विच आर स्पॉन्टेनियस ग्रो, जो अपने आप ग्रो हो रहे हैं, उसको अगर बेच के जा रहे हो, ये भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव बाय द पार्टनर फ्रॉम द फर्म एंगेज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन, ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। तो 76 का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी 4 सॉरी। अंडर द इनकम टैक्स 1961 ब्लॉक ऑफ एसेट फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन मीन, ब्लॉक का मतलब क्या होता है, एक जैसी एसेट जो होती है, एक जैसी का मतलब क्या, ऐसी एसेट जिनके ऊपर सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो लगता है, तो ऐसे सारी एसेट्स का हम लोग क्या बना लेते हैं, ब्लॉक बना लेते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ब्लॉक। तो 77 का जो आंसर बनेगा, इट इज द थर्ड। वैल्यू ऑफ ऑल दोस एसेट टू वन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जिनके ऊपर एक रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है। आगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एग्जेम्पशन ऑफ द कंपनसेशन रिसीव एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट के ऊपर जो है वो मैक्सिमम अमाउंट जो कंपनसेशन है वो कितना मिलता है, वो मिलता है जी आपका 5 लाख रुपया। आगे, ड्यू डेट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स की जो पहली ड्यू डेट होती है वो क्या होती है, हम बोलते हैं ऑन और बिफोर 15, सबसे पहले 15 जून, ठीक है ना, फिर उसके बाद में 15 सितंबर, फिर 15 दिसंबर, फिर 15 मार्च। तो आंसर जो आएगा 80 का, इट इज द सेकंड, 15 जून। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट अलाउड एज रिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनमें से कौन सी आइटम जो है उसकी आपको रिडक्शन नहीं मिलेगी जब आप पीजीबीपी का इनकम जो है वो क्या करोगे, कंप्यूट करोगे। पहला, अगर आप कोई भी फीस का पेमेंट करते हो लॉयर को फॉर ड्राफ्टिंग पार्टनरशिप डेट, इसकी कोई भी रिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। एम्बेजलमेंट अगर कर लिया, एम्प्लॉय ने चोरी कर लिया, उसकी रिडक्शन आपको मिलती है। लीगल एक्सपेंस अगर आपने पे किया है उसकी मिलती है। इंस्टॉलिंग न्यू टेलीफोन, इसकी रिडक्शन मिलती है। लेकिन फीस पे टू द लॉयर फॉर ड्राफ्टिंग द पार्टनरशिप डेट, इसकी कोई रिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। आगे, मैचिंग करना है आपको, कंपनसेशन रिसीव बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर ऑन टर्मिनेशन ऑफ द जॉब, जॉब को टर्मिनेट कर दिया उसके बाद एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ कंपनसेशन पे किया, तो ये जो है वो क्या है, इट इज अ प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। पेंशन रिसीव बाय द विडो ऑफ द एम्प्लॉय, अगर विडो ऑफ द एम्प्लॉय ने कोई पेंशन को जो है वो क्या किया, रिसीव किया, तो ये क्या इनकम है, क्या अदर सोर्स का। फॉरेन अलाउंसेस फॉर द रेंडिंग सर्विस अब्रॉड, अगर तो ये क्या है, फुली एग्जेम्प्ट है। अगर बाहर से आपने अपने सर्विसेज जो है वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में रहते हुए अगर बाहर कोई सर्विस रेंटर अगर आपने करी है तो आपको फॉरेन अलाउंसेस जो भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं। और चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस है वो क्या एग्जेम्प्ट है अप टू द स्पेसिफाइड लिमिट, तो कितना 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड तक एग्जेम्प्ट होता है। आगे, क्लेम जो है, अब ये बताना क्लेम, फ्रिंज बेनिफिट और ये परक्विजिट्स क्या है। तो क्लेम की अगर हम बात करते हैं तो ये है आपका जैसे टेलीफोन मोबाइल अलाउंसेस हो गया, ये सब आपका क्लेम है। फ्रिंज बेनिफिट के अंदर जो है वो आएगा क्या, जैसे कंपनी की कार हो गया, ठीक है, या क्लब मेंबरशिप हो गया, पेड हॉलीडेज, ये सब जो है वो पार्ट है किसका, फ्रिंज बेनिफिट में आएगा ये कैंटीन यूनिफॉर्म और ये सब आपके फ्रिंज बेनिफिट। और परक्विजिट्स के अंदर जो है वो आएगा ये कंपनी ने कार जो है वो आपको क्या करी है, प्रोवाइड करी है, ठीक है, और या क्लब मेंबरशिप हो गया, पेड हॉलीडेज हो गया, ये सब पार्ट है किसका, परक्विजिट्स का। तो 83 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, बी। आगे, अंडर सेक्शन 194 IB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इंडिविजुअल या HUF हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड हु इज रिस्पांसिबल फॉर पेइंग टू द रेजिडेंट एनी रेंट, अगर वो रेंट का पेमेंट कर रहा है तो वो TDS काटेगा फॉर द यूज ऑफ लैंड बिल्डिंग बोर्ड, अगर उसका रेंट एक्सीड कर दिया कितना, 50,000 रुपए पर मंथ। तो 84 का जो आंसर बनेगा वो क्या, ए। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्रीकल्चर इनकम, इनमें से कौन सी जो है वो क्या है जी आपका एग्रीकल्चर इनकम है।
वो आपको बताना है। तो इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ रीप्लांटेड ट्री, आपने खुद से जो है वो क्या किया, ट्रीज को रीप्लांट किया, जहां पे रिन्यूड पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर रीप्लांटेड एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशन इन द फॉरेस्ट्री आर कैरी आउट। तो ये आपकी यहां से जो है वो इनकम जो आपको राइज होगी वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। इनकम फ्रॉम डेयरी फार्म पोल्ट्री, ये आपकी बिजनेस इनकम होती है। डिविडेंड अगर मिलता है कंपनी के, ये आपकी जो है वो अदर सोर्स की इनकम होती है। और इनकम फ्रॉम द लैंड यूज फॉर स्टोरिंग द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये आपकी अदर सोर्स की इनकम होती है। आगे यहां पे दो असर्शन रीजनिंग दिया हुआ, देखो एक बार क्या, सबसे पहले असर्शन बोलती है अमंग ऑल द मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स्ड एसेट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो वो बेस्ट मेथड है। ये बात ये क्या मतलब हुआ, ऐसा तो नहीं है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ही बेस्ट मेथड हो, जो हमारा दूसरा मेथड होता है स्ट्रेट लाइन वो भी हमारा बेस्ट मेथड होता है किसी किसी जगह पे। तो फर्स्ट असर्शन तो जो है वो क्या है, गलत है। दूसरा रीजनिंग बोले डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन हैज बीन परमिटेड, हाँ ये बात सही है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इसकी परमिशन है। मतलब इनकम टैक्स एक्ट वाला ये बोलता है कि अगर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया एज पर द डब्ल्यूडीवी मेथड तो उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। रीजन सही है बट असर्शन गलत है, आंसर बनेगा डी, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। आगे ये आपको जो है कंप्यूट करना है, एनुअल वैल्यू निकालना है घर का। तो सबसे पहले जीएवी निकालेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू फिर रेंटल वैल्यू, विच इज हायर, हायर आ गया जी कितना 1,80,000, कंपेयर विद स्टैंडर्ड विच इज लोअर, लोअर आ गया जी कितना 1,60,000, कंपेयर विद एक्चुअल रेंट विच इज हायर, एक्चुअल रेंट कितना 240, तो जीएवी आ गया कितना 2,40,000। इसमें से म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट मिलता है, डिडक्शन मिलेगी, यस मिलेगा। 20% म्युनिसिपल वैल्यू का 1.5 लाख का 20% कितना हो गया 30,000। और अनलेस रेंट की डिडक्शन तभी मिलती है अगर रूल 4 के सेटिस्फाई किया हुआ, तो रूल 4 सेटिस्फाई, ये 40,000 रुपए डिडक्शन मिल जाएगा। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 1,70,000। तो ये आगे आपका क्या एनुअल वैल्यू। आगे ओन फुलफिलिंग द सर्टेन कंडीशन फॉर एन अंडरटेकिंग सेट अप इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अगर आपने एससीजेड के अंदर जो है कोई यूनिट का एस्टैब्लिश कर लिया तो डिडक्शन जो मिलेगी सेक्शन 10AA ऑफ द इनकम टैक्स अलाउड, वो कितनी मिलेगी, तो डिडक्शन यहां पे जो आपको मिलेगी वो मिलेगी जी 15 साल तक की। आगे एक्स एक इंडिविजुअल है, उसकी 55 साल जो है वो उसकी एज है, हैविंग उसका ग्रोस टोटल इनकम है 3.5 लाख रुपया, तो टैक्स एबिलिटी निकालनी है। देखो 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक एग्जाम्प्टेड, 2.5 से लेकर 3.5 तक कितने 5%, इसकी तो 3 लाख ही है, तो 1 लाख रुपए की इनकम जो बनी, 1 लाख की इनकम पे 5% टैक्स हो गया कितना 5,000, लेकिन सेक्शन 87A की रिलीफ मिल जाएगा और 12,500 रुपए तक का जो टैक्स माफ होता है, तो आपका जो टैक्स एबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी नील। आगे अमाउंट जो अनयूटिलाइज है पड़ा है आपका कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में फॉर विच एग्जामिशन क्लेम अंडर सेक्शन 54, उसको क्या ट्रीट करोगे, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा अगर 3 साल के अंदर अंदर आपने उसको जो यूटिलाइज नहीं किया, तो 3 ईयर हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो जिस दिन आपने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया था उसके 3 साल पूरे हो गए और अभी तक भी अगर आपने उसको जो है वो यूज नहीं किया तो 3 साल के बाद में जो है उसको कैपिटल गेन मान के उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। तो 90 का आंसर आएगा थर्ड। आगे मैचिंग करना आपको सेक्शन 80 की डिडक्शन 80AA। 80AA होता है किसके लिए, अगर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट, ठीक है। 80CC जो है वो है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेमेंट पेंशन सिस्टम। 80E की डिडक्शन जो है वो मिलती है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट द इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। और 80EE की डिडक्शन जो है वो मिलती है किसके लिए, ये जी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो वैसे ना इसकी डिडक्शन सेक्शन 24 के अंदर भी मिलती है, ध्यान रखना हाउस प्रॉपर्टी में, अगर वहां क्लेम नहीं किया तो 80EE के अंदर कर सकते हो, आंसर आएगा फर्स्ट। आगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 37(1) इज अलाउड अंडर द इनकम टैक्स लॉ फॉर दोज एक्सपेंडिचर। 37(1) के अंदर जो कौन से एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू नेचर के। आगे सेक्शन 6(1) जो है वो डील करता है किसको, ये करता है रेजिडेंशियल स्टेटस को। 10AA जो है वो डील करता है किसको, लीव सैलरी को। सेक्शन 10(1) जो है एग्रीकल्चर और 10(5) में जो है वो LTC की बात की गई है। तो 93 का जो आंसर है वो क्या डी। बोलता है असर्शन, बोलता है पहले स्टेटमेंट है इफ द टैक्स लायबिलिटी हैव बीन रिड्यूस्ड विद इन द लीगल फ्रेमवर्क, उसको टैक्स प्लानिंग बोलते हैं। यस ये बात बिल्कुल सही है, उसको टैक्स प्लानिंग बोलते हैं। फिर बोलता है क्या, इफ द टैक्स लायबिलिटी हैव बीन रिड्यूस्ड टू गेट द बेनिफिट द डिडक्शन अवेलेबल अंडर द इनकम, उसको बोलता है टैक्स इवेजन। नहीं ये बात गलत है, उसको टैक्स प्लानिंग बोला जाता है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है बट सेकंड इनकरेक्ट है, सेकंड। आगे जीएवी कंप्यूट करना है, म्युनिसिपल वैल्यू फिर रेंटल वैल्यू विच इज हायर, हायर आ गया 5 लाख, कंपेयर विद स्टैंडर्ड विच इज लोअर, लोअर आ गया 480, कंपेयर विद एक्चुअल विच इज हायर 480 और 420 में से हायर वैल्यू जो है वो कितना 480, तो 480 जो है वो क्या हो जाएगा आपका जीएवी फर्स्ट। आगे इन दी टैक्स लॉज डोनेशन टू द अप्रूव्ड एंड नोटिफाइड एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च इज अलाउड, कितना जो डोनेशन है वो अलाउड है। तो पहले ये 150% हुआ करता था, लेकिन अब जो है चाहे आप इन हाउस करो चाहे आप किसी को कंट्रीब्यूट करो, पूरी डिडक्शन जो है वो कितना अलाउड है, वो है जी आपका 100%, जितना आप करोगे उतनी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। आगे रिटर्न जो है इनकम की वो सबमिट होती है किस सेक्शन में, तो सेक्शन 139(1) के अंदर 139(1) थर्ड। आगे Which two of the following are correct है about the due date of the issue of the TDS certificate, इनमें से कौन सा करेक्ट है।
फॉर्म नंबर 16 अगर बात करें, फॉर्म नंबर 16 जो है वो एनुअली होता है, यस। फॉर्म नंबर 16A क्वार्टरली, यस। फॉर्म 16B हाफ ईयरली, नो। फॉर्म 16C मंथली, नो। तो आंसर जो बनेगा 98 का वो क्या बनेगा, थर्ड। आगे, व्हाट परसेंट ऑफ द इनकम फ्रॉम द कंपनसेशन डिजास्टर इज एग्जेम्प्ट होती है। अगर मान लो आपको कोई कंपनसेशन और डिजास्टर मिला तो कितने परसेंट जो है वो एग्जेम्प्ट रहेगा, 100%। आगे, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द टीडीएस सर्टिफिकेट, इनमें से बताना कौन से टू करेक्ट है टीडीएस के लिए। तो सबसे पहला, टीडीएस और नॉन सैलरी पेमेंट के लिए फॉर्म 16 सर ये सैलरी के लिए होता है, नॉन सैलरी के लिए 16A होता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो क्या हो गए, गलत हो गए। सेल ऑफ प्रॉपर्टी का टीडीएस का जो फॉर्म है वो 16B, यस। टीडीएस ऑन रेंट के लिए फॉर्म 16C, यस। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी एंड डी, बोल तो सेकंड। आगे, एडियन रूल जो है, एडियन रूल 1953 रेट है विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे जो है ये जुड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली आपका जुड़ा हुआ है डीटी से, डबल टैक्सेशन रिलीफ से। आगे, आपको सेशन और रीजनिंग जो है वो दी गई है और क्या बोलता है, देखो यहां पे बोलता है जी, एक मिनट रुकिएगा, लो, बोलता है असर्शन में टैक्स शुड नॉट बी चार्ज ऑन डिविडेंड इनकम फ्रॉम द शेयर होल्डर, डिविडेंड इनकम के ऊपर जो है वो शेयर होल्डर से टैक्स चार्ज नहीं करना चाहिए। हमने बोला ठीक है, अगर आप बोल रहे हो एक बार आपकी बात मानते हैं, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, रीजन बोला, सम इकोनॉमिक्स आर द ओपिनियन दैट व्हेन टैक्स हैज ऑलरेडी बीन पेड ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, क्योंकि जब कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर ऑलरेडी टैक्स का पेमेंट कर चुके हैं तो उस प्रॉफिट का ही बचा हुआ पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके ऊपर टैक्स क्यों चार्ज कर रहे हो। बात बिल्कुल सही है, दोनों बात एकदम करेक्ट है और रीजनिंग जो है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो आंसर जो बनेगा 102 का वो क्या बनेगा, फर्स्ट। 103, अरेंज करो स्टेप्स टू ई फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न इन द करेक्ट सीक्वेंस के अंदर जो है आपको इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले जो हम क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं, यस। रजिस्टर करने के बाद में फिर हम जो है वो जो अपना फॉर्म है वो सिलेक्ट करेंगे, यस। फॉर्म सिलेक्शन के बाद में हम लोग जो है उसको फिल करेंगे, यस। और लास्ट में क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, बोलो तो यस। तो आंसर जो बनेगा 103 का वो क्या बनेगा, फर्स्ट। आगे, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन टर्म्स ऑफ द रेट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, इनमें से कौन सी जो टीडीएस के लिए जो है बताया गया रेट्स बता रखे हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है आपको। सबसे पहला, इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, उसका 30% कटता है, यस। इंश्योरेंस कमीशन पे 10, नहीं सर कितना है, 5। रेंट ऑन प्लांट मशीनरी पे 5 है, नहीं सर कितना है, 2। रेंट ऑफ फर्नीचर के ऊपर कितना है, 10। ये बात एकदम सही है, तो आंसर जो आएगा 104 का ए एंड डी बोले तो थर्ड। आगे, मैचिंग करना है, ये अपना डीडीडब्ल्यू हमारा है कुछ कंट्रीज के साथ, तो ऑस्ट्रिया के साथ में जो हमारा ये तो लर्न करना पड़ेगा। ऑस्ट्रिया के साथ डीडीडब्ल्यू है उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है। बहामास के साथ में जो हमारा डीडीडब्ल्यू है वो है टैक्स इन्फॉर्मेशन का, और लेबनान के साथ में है लिमिटेड एग्रीमेंट है, और श्रीलंका के साथ में कॉम्प्रिहेंसिव और लिमिटेड दोनों एग्रीमेंट है। तो आंसर बनेगा 105 का, इज द सेकंड। आगे, आपको बताना है विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट टीडीएस। टीडीएस ऑन सैलरी पेमेंट फॉर्म 16 में होता है, यस। टीडीएस नॉन सैलरी वाले का फॉर्म 16B में होता है, यस। टीडीएस ऑन रेंट 16B में, नो। ये फॉर्म 16B के अंदर इसका जो है वो नहीं होता है। और टीडीएस ऑफ सेल और प्रॉपर्टी फॉर्म 16C, नहीं, उल्टा लिख दिया ये। तो आंसर जो बनेगा 106 का वो क्या बनेगा, ए एंड बी, फर्स्ट। आगे, मैचिंग करना है सेक्शन 80GC। 80GC जो है वो किसका होता है, ये होता है रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय द कोई भी डोनेशन दिया गया पॉलिटिकल पार्टीज को, तो ये कंपनी के द्वारा ये हो गया, सॉरी इंडिविजुअल के द्वारा। 80GG होता है घर घर रेंट पेड के लिए। 80GA होता है किसके लिए, अगर कोई भी पैसा आपने कंट्रीब्यूट किया डोनेशन दिया साइंटिफिक रिसर्च के लिए। और 80GB अगर कोई कंपनी जो है कोई पैसा डोनेट करती है पॉलिटिकल पार्टी को, उसका है 80GB। तो आंसर जो बनेगा 107 का वो क्या बनेगा जी, थर्ड। आगे, बिलेटेड रिटर्न कब तक कर सकते हो। बिलेटेड रिटर्न जो है वो अंडर सेक्शन 139(4) कैन बी फाइल, कब तक कर सकते हो, असेसमेंट ईयर के, जो असेसमेंट ईयर आपका चल रहा है उसके 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक आप उसको जो है वो क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो, या बिफोर द असेसमेंट इज कंप्लीट विच इज अर्लियर। आंसर आएगा थर्ड। आगे, मिस्टर एक्स इज एंटेड टू ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है 1800 रुपए पर मंथ के हिसाब से फॉर कम्यूटिंग फ्रॉम, घर से ऑफिस जाने के लिए, एंड बैक ही स्पेंड, वो 1400 रुपए खर्च करता है। तो बताओ एग्जामिशन कितनी अलाउड है, एग्जामिशन है नील। क्यों, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो ओनली अब अलाउड है किसके लिए, हैंडीकैप के लिए। तो हैंडीकैप को मिलता है ओनली सिर्फ कितना, 3200। पहले नॉर्मल को भी था 1600 रुपए पर मंथ एग्जाम था, लेकिन अब जो है ओनली हैंडीकैप के लिए डिडक्शन है कितना, 3200 रुपए। आगे, टैक्स ऑडिट जो है कंपलसरी है फॉर ए पर्सन कैरिंग द बिजनेस, जिसकी ग्रोस टर्नओवर जो अगर एक्सीड कर जाए किससे, 10 करोड़। आंसर आएगा ये सेकंड। आगे, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस, आपको जो है इसको करेक्ट सीक्वेंस के अंदर जो है अरेंज करना है। सबसे पहले क्या होगा, हम इनकम कंप्यूट करते हैं डिफरेंट हेड में, यस। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे जो भी उस साल के लॉसेस है, यस। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको जो है डिडक्शन क्लेम करेंगे जीटीआई में से, यस। और लास्ट में उसको क्या कर देंगे, राउंड ऑफ, यस। तो आंसर जो बनेगा ACBD बोले तो फर्स्ट। आगे, एज पर सेक्शन 80G के अंदर मैक्सिमम रिडक्शन अलाउड जो है ना एनी कैश डोनेशन, वो कितनी है जी, मैक्सिमम 2000 रुपए तक।
आगे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस डेबिट टू द P&L अकाउंट बट डिसअलाउड, लेकिन डिसअलाउड कर दिया जाएगा व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम बिजनेस। कौन कौन सा? जनरल एक्सपेंस की रिडक्शन मिलती है जी। इसके बाद पर्सनल एक्सपेंस रिडक्शन नहीं मिलती। एक्सपेंस ऑफ इनकम फ्रॉम टैक्सेबल अदर हेड के अंदर जो हो गए हैं तो उनकी रिडक्शन भी जो है वो नहीं मिलेगा यहाँ पे। चैरिटी डोनेशन का ये डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 80 में, लेकिन यहाँ पे पीजीबीपी हेड में रिडक्शन नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब जो है वो BCD ये ऐसे खर्चे जिनकी पीजीबीपी हेड में रिडक्शन नहीं मिलेगी। सेकंड, सरचार्ज है 10% इज पेबल बाय द इंडिविजुअल अगर उसकी ग्रोस अगर उसकी टोटल इनकम जो है वो एक्सीड कर जाए किससे? 50 लाख से, तो 115 का हो गया थर्ड। आगे ग्रेचुटी रिसीव बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10(1) ऑफ द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। ये बात बिल्कुल जो है वो क्या है जी आपका करेक्ट है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिलता है एग्जेम्प्ट है। ग्रेचुटी रिसीव बाय द लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉय वो भी क्या है? एग्जेम्प्ट है। ये भी बात सही है, तो इसका मतलब बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। आगे अरेंज द फॉलोइंग प्रोसीजर ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइलिंग इन इंडिया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है वो क्या करते हैं? रजिस्टर करेंगे पहले इनकम टैक्स एक्ट में, यस। करने के बाद में फिर हम लॉगिन करेंगे, यस। लॉगिन करने के बाद में फिर हम लोग जो है वो क्या करेंगे? जो भी अपना फॉर्म है उसको डाउनलोड करेंगे, जी करेंगे। फिर उसके बाद में उसका ई फाइलिंग करेंगे, यस। और लास्ट में क्या करेंगे? वेरिफिकेशन। तो आंसर जो बनेगा 117 का वो क्या? 4। मैचिंग करना 80GG। 80GG जो है वो है जी आपका किसका? रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है जी, एक मिनट। 80GG जो है वो है जी घर घर है भाई ये, तो ये है आपका रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड। 80GGA ये जो है ये किसके लिए? ये है अगर आपने कोई पैसा डोनेट किया साइंटिफिक रिसर्च के लिए। GGB अगर पॉलिटिकल पार्टी को कोई पेमेंट किया गया कंपनीज के द्वारा। और GGC अगर पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट किया कंपनीज के अलावा किसी पर्सन के द्वारा। तो आंसर जो बनेगा 118 का, डेट इज द फर्स्ट। आगे सुगम है आपका ITR फॉर्म का एक है आपका फॉर्मेट है ITR 4 का, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये आपका जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम वाले उनके लिए होता है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द डिडक्शन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट द कंट्रीब्यूशन टू वेरियस प्रोविडेंट फंड इन केस ऑफ द सैलरीड एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू द RPF जो है वो कितना एग्जेम्प्ट है? 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट है, यस। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू URPF वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होता है, यस। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है वो पूरी तरह से क्या है? एग्जेम्प्ट है, ध्यान रखना। एम्प्लॉयर डज नॉट एम्प्लॉयर जो PPF में कोई पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करता, बिल्कुल सही बात है। डिडक्शन जो है 80C की अवेलेबल है टू द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। URPF नहीं, अगर URPF में कोई पैसा कंट्रीब्यूट करोगे उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो 120 का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? फर्स्ट। आगे व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स फ्रॉम इंश्योरेंस कमीशन इन केस ऑफ पर्सन के लिए इंश्योरेंस कमीशन अगर मान लो इंश्योरेंस कंपनी उसको इंश्योरेंस कमीशन पे कर रही है तो कितना TDS जो है वो काटेगी कितना? 2% का। आगे मोहन हैज रेंटेड हिज सर्विस इन इंडिया। मोहन ने जो अपनी सर्विसेज रेंटर करी है कहां पे? इंडिया में, और वो रिटायर हो गया 2015 में। ही देन शिफ्टेड एंड सेटल टू सिंगापुर। बाद में चला गया कहां पे? सिंगापुर में। पेंशन जो उसको रिसीव हो रही है वहां पे सिंगापुर में पेंशन मिल रही है। अब वो बताओ वो उसको क्या मानेंगे? तो वो जो पेंशन रिसीव हो रही है वो डीम टू बी एक्रूराइज इन इंडिया माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मिल कहां से रही है? इंडिया से मिल रही है। तो आंसर आएगा 4। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड द लॉस अंडर द हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को आप जो है कितने सालों के लिए जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? तो वो है मैक्सिमम 8 साल। और अगले 8 सालों के अंदर आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा? आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से इसको जो है वो क्या करोगे? सेट ऑफ करोगे, ठीक है ना। लो जी, ये 123 क्वेश्चन हो गए। इसके आगे के नवंबर 2021 के सारे क्वेश्चन मैंने जो है ऑलरेडी करवा रखे हैं, तो 10-15 वीडियो पहले ही मैंने करवाए थे। एक बार आप जाके चैनल पे जरूर देख लेना, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएंगे। ओके, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको कुछ हेल्प मिली है तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों का शेयर भी कीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट उनको भी मिले, ठीक है। तो ये हो गया आज इनकम टैक्स के क्वेश्चन अपने कंप्लीट। कल मिलेंगे एक नई सीरीज के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।